हो गया ना? ओके, ठीक है। ओके सर, गुड मॉर्निंग सबको सर, सभी को गुड मॉर्निंग सर फिर से। अच्छा देखो, हम लोग इनकम टैक्स में डिस्कस कर रहे हैं करेंटली आपका टीडीएस, टीसीएस एंड एडवांस टैक्स। ओके, यही हो रहा था ना सर कल लास्ट दिन के क्लास में, टीडीएस, टीसीएस एंड एडवांस टैक्स यही डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें टीडीएस के बारे में काफी डिटेल्स डिस्कशन हुआ था और एक क्वेश्चन भी हम लोग साथ में सॉल्व भी कर रहे थे। 2 क्वेश्चन हो गया था, मतलब एक इलस्ट्रेशन 1 था जिसमें हम लोग टीडीएस का कुछ डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से टीडीएस का क्वेश्चन हो सकता है। एक थर्ड प्रॉब्लम था जिसमें हम लोगों का थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रॉब्लम हुआ था। तो क्या पहले कैलकुलेशन एक बार देख लेंगे? ओके ठीक है, फिर एक बार कैलकुलेशन देख ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से लाइक एडवांस टैक्स, टीसीएस। एडवांस टैक्स का डिस्कशन जरूरी है सर कि एडवांस टैक्स का क्या क्या सेक्शन है और उसमें एक्चुअली डिटेल्स में क्या बोला गया है इनकम टैक्स एक्ट में। और टीसीएस दैट इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ठीक है, ये क्या अलग चीज होता है, ठीक है, मतलब टीडीएस से टीसीएस कितना अलग है ये आपको एक बार देखना जरूरी है। तो टीडीएस, टीसीएस एंड एडवांस टैक्स इसका करंट डिस्कशन है और चलो सर देखते हैं। तो पहले एडवांस टैक्स में बात करें या फिर पहले लास्ट दिन का क्वेश्चन को एक बार बता दें आप लोग? ठीक है, चलो पहले मैं लास्ट दिन का जो पॉइंट था उसमें एक बार बात कर ही लेते हैं, फिर बाद में भूल जाऊंगा और वो रह जाएगा, छोटा सा पॉइंट है तो एक बार कर ही देता हूँ। आप लोग मुझे थोड़ा हेल्प जरूर कीजिएगा, कैलकुलेटर का ज़रूरत है, आप सब थोड़ा सा कैलकुलेटर लीजिए और प्लीज़ मुझे थोड़ा सा हेल्प कीजिए। किसमें सर? कैलकुलेशन में थोड़ा हेल्प करना है। ओके ओके, प्रियतमा अच्छा तो ज्वाइन हो, मैं देखा नहीं सर, गुड मॉर्निंग हुआ ही नहीं तुमसे। ओके प्रियतमा ठीक है। तो लास्ट दिन का जो क्वेश्चन था वो वाला एक बार मैं देख लेता हूँ, उसके बाद मैं एडवांस टैक्स में बात करूंगा आप लोगों से, ठीक है? अच्छा स्क्रीन शेयर है ना? हाँ सर। ओके सर, तो अगर हम लास्ट दिन के हिसाब से देखें सर, तो जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? नॉट दिस वन, ये था ना क्वेश्चन सर, ये क्वेश्चन था, दिखाई दे रहा है क्या सबको? क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ सर। ओके, तो ये कैलकुलेशन में हम लोग थोड़ा सा लास्ट हो गया था, तो जल्दबाजी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था कि ये कैलकुलेशन मैच नहीं कर रहा था। ये जो 1 अक्टूबर 2020 को मिस्टर राजेश ने स्टार्टेड 6 मंथ्स रिकरिंग डिपॉजिट आरडी किया था 2 लाख में, पर मंथ 8% पर एनम करके, ठीक है, मतलब 2 लाख पर मंथ जमा कर रहा है, 8% पर एनम का उसका इंटरेस्ट था पीक्यूआर बैंक में, और आरडी डिपॉजिट मैच्योर हो रहा है 31 मार्च 2021 को। तो हमें एक्चुअली कैलकुलेट करना था कि इसमें इंटरेस्ट अमाउंट कितना है। अगर इंटरेस्ट अमाउंट 40,000 क्रॉस करेगा तो फिर उसमें टीडीएस लगेगा, है ना सर? अगर इंटरेस्ट अमाउंट 40,000 क्रॉस करता है तो उसमें टीडीएस लगता है, यही प्रोविजन था ना? हाँ सर बोलो, प्रोविजन क्या था? हाँ सर। यही था। तो हमें देखना पड़ेगा सर इस पर्टिकुलर डिपॉजिट में क्या सच में फाइनेंशियल कैलकुलेशन करना है कि क्या इसमें 40,000 क्रॉस कर रहा है मिस्टर राजेश का जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है किसी बैंक से या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से या फिर पोस्ट ऑफिस स्कीम से उनको अगर मिल रहा है तो उसी के लिए हमें थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा सर ये कैलकुलेशंस क्या है। तो बेसिकली जब आप, ये बेसिकली फाइनेंशियल डिस्कशन है, तो इसमें मैं आपको बस इतना करेंटली बोलूंगा कि ये जो क्वेश्चन है दैट इज 1 अक्टूबर 2020 को राजेश 6 मंथ्स रिकरिंग डिपॉजिट कर रहा है, आरडी कर रहा है 2 लाख करके पर महीने का, इंटरेस्ट बता रहा है 8% पर एनम करके पीक्यूआर बैंक में, तो आरडी मैच्योर होगा 31 मार्च 2021 को। तो आपको बस इतना फाइंड करना है कि इसमें इंटरेस्ट अमाउंट कितना है। तो अगर इंटरेस्ट 40,000 क्रॉस करेगा तो एज पर 194A टीडीएस लगेगा, अगर नहीं करता है तो फिर टीडीएस नहीं लगेगा। तो ऐसे आंसर तो बता रहा है सर 28,000, जो हम लोग कल भी बात कर रहे थे। तो इलस्ट्रेशन, अच्छा ये टीडीएस, टीसीएस एंड एडवांस टैक्स का क्वेश्चन एरिया है, जिसमें इलस्ट्रेशन 1 जो है उसका सोल्यूशन का
तीसरा पार्ट, बाकी दोनों तो हम लोग कर चुके थे। सोल्यूशन 3 थर्ड क्वेश्चन जो था, तो उसमें आप लोग अगर थोड़ा सा नजर डालो, सर हमारा यहाँ पर अमाउंट कितना है, ये सर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी कैसे पता चला हमें, ये एन्युइटी का क्वेश्चन है, ये कौन सा पॉइंट बताते हैं। एन्युइटी का मतलब होता है सर, दिस इज फाइनेंस में इसे तो ये करवाया जाता है, 2 लाख करके जब आप हर मंथ डालते हो ना, एवरी मंथ आप 2 लाख करके डिपॉजिट कर रहे हो, पॉइंट टू बी नोटेड सर। हाँ, जब आप एवरी मंथ 2 लाख करके डिपॉजिट करते हो, तो सिमिलर अमाउंट, एन्युइटी का मतलब होता है सीरीज ऑफ पीरियडिकल अमाउंट्स। क्या होता है सर एन्युइटी का मतलब? सीरीज ऑफ इक्वल पीरियडिकल अमाउंट। तो अगर आप ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से देखो, दिस इज योर एरिया, आप बिगिनिंग ऑफ द मंथ में दे रहे हो, 1 अक्टूबर में दे रहे हो ना सर, देखो सर थोड़ा सा हेल्प करना, ये जो 2 लाख करके आप जमा कर रहे हो 1 अक्टूबर, दैट मीन्स बिगिनिंग ऑफ द मंथ में आप जमा कर रहे हो, तो दैट मीन्स 0 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 6 टाइम्स जमा करना है, और बिगिनिंग ऑफ द मंथ में आप स्टार्ट कर रहे हो, और बिगिनिंग ऑफ द मंथ आपका क्या है? 1 अक्टूबर 2020, 1/10/2020। अब ये 1 अक्टूबर 2020 में आप कितना जमा कर रहे हो सर? 2 लाख 2 लाख 2 लाख एवरी मंथ के स्टार्टिंग में। हाँ, अक्टूबर में 2 लाख, नवंबर में 2 लाख, दिसंबर में 2 लाख, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में। इस तरह से कितने बार जमा कर रहे हैं साहब? आरडी है, रिकरिंग डिपॉजिट, 1 2 3 4 5 6, इंटरेस्ट अमाउंट आपका बोला है 8%। लेकिन सर ये कितने मंथ के लिए है? यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था कि स्टार्टेड 6 मंथ आरडी, तो जब इंटरेस्ट अमाउंट 6 मंथ्स के लिए है, तो फिर ये जो 8% इंटरेस्ट है, इसको 6 मंथ्स के हिसाब से आपको करना है, तो ये मंथली इंटरेस्ट चार्ज होगा, सिंपल बात है। तो 8 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे, ठीक है सर, 8 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे, तो हमें मंथली इंटरेस्ट पता चल जाएगा। तो कोई मुझे बता सकता है सर 8 डिवाइडेड बाई 12 करके हमें, मतलब बेसिकली आप पहले क्या करोगे? 8% करोगे, क्या करोगे? 8% करोगे। इसको 8% मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं सर, जब हम लोग 8% बोलते हैं तो 8 डिवाइडेड बाई 100, सिंपल। तो आप 8% डिवाइडेड बाई 12 करो, मतलब पहले आप 8 डिवाइडेड बाई 100 करो, फिर उसको डिवाइडेड बाई 12 करो, फिर मुझे बताओ तो सर कितना हो रहा है? 0.00666 0.00666 ऐसा हाँ कुछ ना सर। हाँ अब ये जो 0.0000666 जो आ रहा है, ये आपका इंटरेस्ट एक्चुअली, ठीक है, मंथली बेसिस में ये इंटरेस्ट आपका चार्ज होगा, ओके, क्योंकि आप मंथली कर रहे हो, 6 महीने के लिए है, क्वेश्चन आपको वही पूछा था। अब हमारा जो, अब इसमें आपको एक्चुअली करना क्या है? आपका क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि 2 लाख आपको यहाँ मिल रहा है, मतलब आप यहाँ पर डिपॉजिट कर रहे हो, फिर सेकेंड वाला 2 लाख आप यहाँ डिपॉजिट कर रहे हो, फिर यहाँ डिपॉजिट कर रहे हो, फिर यहाँ डिपॉजिट कर रहे हो, फिर आप इस तरह से डिपॉजिट कर रहे हो, और उसके बाद और एक डिपॉजिट आप मतलब स्टार्टिंग ऑफ द मंथ से स्टार्ट किया। तो ये जो सारा का सारा 2 लाख आपने डिपॉजिट किया, क्वेश्चन जस्ट आपको पूछ रहा है कि सर फ्यूचर वैल्यू कितना है आपका। 2 लाख करके देखो, एक कॉमन सेंस तो आपको समझ ही आ रहा है कि अल्टीमेटली आप 2 लाख करके 6 बार दे रहे हो, 6 टाइम्स आप 2 लाख करके जमा करोगे तो कितना हो जाएगा? 12 लाख एक्चुअल में हो रहा है। लेकिन 8% इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट में मंथली बेसिस में आपको कितना मिलेगा? ये एक्चुअली एन्युइटी है, और ये एक्चुअली फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी है। सर एन्युइटी क्यों? बिकॉज सीरीज ऑफ पीरियडिकल अमाउंट, सीरीज ऑफ पीरियडिकल अमाउंट, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख इस तरह से चल रहा है, ठीक है, 2 लाख 2 लाख 2 लाख करके चल रहा है। तब जब सीरीज ऑफ पीरियडिकल अमाउंट होते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं, सीरीज ऑफ पीरियडिकल अमाउंट जब भी होता है तब उसको हम लोग बोलते हैं एन्युइटी, ओके। अब इसको क्या करना है सर? एक फॉर्मूला में डालना है, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी का एक फॉर्मूला होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी होता ना, तो बिना फॉर्मूला को मैं आपको बता देता, बट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज फ्यूचर वैल्यू ऐसे हर चीज का, प्रेजेंट का भी फॉर्मूला होता है, बट प्रेजेंट वैल्यू बिना फॉर्मूला के भी हो सकता है, बट फ्यूचर वैल्यू के केस में आपको फॉर्मूला का हेल्प थोड़ा लेना पड़ेगा। ऐसे फॉर्मूला का जो है वो मैं आपको बताता हूँ सर, ए बाई आई, दैट इज अमाउंट बाई इंटरेस्ट, थर्ड ब्रैकेट देना, उसमें फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर 1, जान पहचाना लगेगा आप लोगों को, बिकॉज ये सब आप लोग किए होंगे, 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस 1 इंटू 1 प्लस आई।
क्योंकि ये बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में है तो इसलिए एक इंटरेस्ट अमाउंट आपको ज्यादा मिलेगा, इसलिए 1+i ज्यादा यहाँ पर दिया जा रहा है। अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ पीरियड में नहीं होता ना, अगर ये एंड ऑफ द मंथ में होता ना, तो फिर आपका ये 1+i ऐड नहीं इंटू नहीं होता। तो आपको इसमें पुट करना है अभी। सर अमाउंट कितना है बताओ, हमारे क्वेश्चन में अमाउंट कितने का है? 2 लाख ना? हाँ सर बोलो सर, अमाउंट 2 लाख है कि नहीं है? जो हमें हाँ पता है वो तो पुट कर देना चाहिए। तो अमाउंट 2 लाख का है तो अमाउंट को पुट कर दिए 2 लाख। इंटरेस्ट अमाउंट को क्या करेंगे, ऑलरेडी पता है ना सर, 0.00066 सॉरी 0000 सॉरी 000 नहीं 00 0.0066666 ऐसा करके चल रहा है, ठीक है। और इसको 6-7 भी किया जा सकता है, पर ठीक है मैं इसको करेंटली रख रहा हूँ ऐसा ही। और आपका ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 1 प्लस इंटरेस्ट, फॉर्मूला में जैसे है इंटरेस्ट मतलब 0.6666, तो 0.00666 ऐसा होल टू दी पावर क्या करेंगे, कितने महीने के लिए है? मंथली इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मंथली है ना, 8/12 कर चुके थे, तो जब इंटरेस्ट को मंथली बना चुके हैं तो फिर टू दी पावर में भी मंथली आना चाहिए। 6 महीने का आरडी है आपका, तो टू दी पावर दे दो और -1 कर दो सर, -1, क्योंकि ये फॉर्मूला में है। और ऐसे 1 का माइनस करने के पीछे वजह यही होता है कि ये प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस करना, ताकि आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता चले। 1 इज एक्चुअली डिनोटेड टू प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। दिस 1 प्लस है, मतलब पहले आपने प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट किया, फिर प्रिंसिपल को माइनस कर दिया, तो आपको एक्चुअल इंटरेस्ट पता चलेगा। और ये 1+i को ऐड करने के पीछे का वजह यही है कि क्योंकि आपका बिगिनिंग ऑफ द मंथ क्यों है, तो उसमें आपको अमाउंट ज्यादा देर तक मार्केट में चल रहा है। जो आप स्टार्टिंग में जमा करते हो वो अमाउंट आपका 1 महीना ज्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड कर सकता है, इसलिए 1+i, ठीक है। अब ये 1+i हो गया। अच्छा i में मैं i क्यों पुट किया, मुझे इंटरेस्ट अमाउंट पुट करना चाहिए था। तो 1 प्लस 0.00666 समथिंग, ओके। तो ये हो गया आपका। अब इसको आप लोग सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करके बताओगे सर कितना हो रहा है। पहले इसको सॉल्व करो, ब्रैकेट को, पहले ये बीच वाला को सॉल्व कर लो, 1.0000 जो भी आ रहा है। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे सर? हो जाएगा, इजी है, इतना कुछ भी नहीं है। 1.006666666666666 ठीक है। ये 1.006666 इसको टू दी पावर 6 करवाना है, तो टू दी पावर 6 मतलब इनटू करके 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, इससे माइनस कर दो 1, ठीक है। जितना हो रहा है इसको आप इंटू कर दो 2 लाख के साथ, इसको इंटू कर दो 2 लाख के साथ, तो 2 लाख डिवाइडेड बाई, ऐसे 2 लाख के साथ भी इंटू कर सकते हो या 2 लाख डिवाइडेड बाई 0.60066 के साथ भी कर सकते हो। तो मैं काम करता हूँ, इसको इंटू 2 लाख कर देता हूँ। ज्यादा हो गया क्या? दो लाख जितना आएगा डिवाइडेड बाई करना है हमें 0.0, मेरा शायद गलत हो गया होगा, 006666666666 ऐसा, ठीक है। जो आएगा इसको इंटू करना होगा 1.0 उसके साथ, इंटू 1.006666666 इसके साथ। मेरा गलत हो गया क्या? 14,37,000 आ जा रहा है, ये आएगा एक्चुअली 12,28,000 समथिंग आएगा। कुछ गड़बड़ हो गया मेरा कैलकुलेशन में। आप लोग मुझे बताओ तो, मेरा कैलकुलेटर में कुछ तो गड़बड़ हुआ है। पहले ये वाला कैलकुलेट करके बताओ, आएगा किसी ना किसी का तो आ जाएगा। 0.0066666 टू दी पावर 6 करना, -1 करना। मेरे पास कैलकुलेटर अभी है नहीं, ये लैपटॉप वाला कैलकुलेटर में कुछ माउस क्लिक गलत हो रहा है। कर रहे हैं क्या सर कोई भी? अरे कोई तो करो,
सर उसका वैल्यू सर 0.0067 कौन सा, ये वाला ब्रैकेट का जो सॉल्व ब्रैकेट का? अच्छा, फिर इसको आप इंटू कर दो इसके साथ, या फिर ओवरऑल सॉल्व करके मुझे बताओ ना कि अमाउंट कितना आ रहा है आप लोगों का। ओवरऑल सॉल्व करके मुझे बताओ कितना आ रहा है। this to the power 6 minus 1 into 2 lakh divided by this into this, या फिर आप इसके साथ इसको इंटू कर दो, फिर 2 लाख को इंटू करके डिवाइडेड बाई ये करो तो भी होगा। कुछ तो आंसर आएगा किसी का भी। দাদা बोल। বলছি এটা 1 প্লাস 0.00666 করে কি ওই ইনটু করে 6 বার ইজ ইকুয়াল টু টিপতে হবে? हाँ, इंटू करे 6 बार इक्वल। टू दी पावर 6 को कैसे सॉल्व करोगे सर? वो इंटू करना है कैलकुलेटर में, तो मैं डिलीट करता हूँ। कैलकुलेटर में 1 पॉइंट, हाँ बोलो। 12,28,313 आया सर 12,28,313 यही आएगा सर। मेरा कुछ गड़बड़ हो रहा है वहां पर, मतलब लैपटॉप वाला हाँ सर कैलकुलेटर, यही आया। यही आएगा सर। क्या किया, पहले इसको इंटू किया, मतलब 1.0.0066 को टू द पावर 6 माइनस 1 किया, उसके बाद इंटू 2 लाख डिवाइडेड बाय 0.00666 करके फिर इंटू 1.00666 ओके, तो 12,28,313 है ना सर। अब ये हो गया आपका फ्यूचर वैल्यू बेसिकली। ये जो आपका आएगा, इसको सॉल्व करके आपका जो आएगा, दिस इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी। अब फ्यूचर वैल्यू जैसे ही आपका मिल जाता है, मतलब सिंपल बात है कि आपने 2 लाख करके आरडी करके 6 मंथ्स के लिए 8% इंटरेस्ट में मंथली बेसिस में, आपका इंटरेस्ट एनुअल है बट 6 मंथ्स के लिए है, तो आपको इतना अमाउंट मिल रहा है। और आप जमा कितना कर रहे सर? आप जमा कर रहे थे जो आपका अमाउंट है दैट इज 12 लाख ओवरऑल। तो 12,28,313 से जब आप 12 लाख को हटाते हो तो कितना होता है? 28,313। अब ये 28,313, ये 313 सर वो फ्रैक्शन के ऊपर हो रहा है। अब अगर 6-7 करके करोगे ना तो ऑलमोस्ट 28,000 ही आएगा। अब ये थोड़ा बहुत फ्रैक्शन का डिफरेंस है, क्योंकि पॉइंट के बाद कैलकुलेटर में कोई कोई 6-7 लेके भी कर सकता है, 6,666 चल रहा है, और अगर इसको पूरा कैलकुलेटर का अमाउंट लेके करोगे तो इन दैट केस 313 समथिंग हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये आपका जो आंसर हो गया इंटरेस्ट का, तो ये 12,28,313 से अगर आप 12 लाख को माइनस करते हो तो ये आपसे क्या मिलता है सर? ये अमाउंट आपका इंटरेस्ट को दोहराता है ना, दिस इज योर इंटरेस्ट, ठीक है। तो यही इंटरेस्ट के बारे में ही पूछा था कि अगर आपका इंटरेस्ट 28 मतलब 40,000 क्रॉस करता है, अगर आपका इंटरेस्ट 40,000 क्रॉस करता है तो इन दैट केस ये जो 2 लाख करके जमा हुआ था, तो इन दैट केस आपका टीडीएस लगेगा। और क्योंकि 40,000 क्रॉस यहाँ पर नहीं किया है तो फिर टीडीएस अट्रैक्ट नहीं होगा। बात समझ में आया सर? अच्छा, कैलकुलेशन समझ में आया सबको? हाँ দাদা सर, একটু আগের পেজটা আগের পেজটা ইন দ্য সেন্স এটা এটার আগে ओके। अच्छा, सभी ने कैलकुलेट करके देखा कि 28,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो 313 जो है वो अप्रोक्सीमेशंस में आ रहा है सर, क्योंकि वो 0.66 पूरा लेके करोगे आप कैलकुलेटर का अमाउंट, या फिर 6-7 करके करोगे तो वो 200-300 का जो डिफरेंस है वो नहीं आएगा। फिर मे बी आप करके देखना, लेकिन अल्टीमेटली आपका अप्रोक्सीमेशंस में 28,000 ही होगा। हो गया रोशनी? হ্যাঁ দাদা ওকে, तथा এইভাবেই করেছিস? तथा तो आवाज पाচ্ছি না আজকে। तथा का आंसर आया था, तथा बोल रहा था कुछ 800 समथिंग बोल रहा था तथा, मतलब ऑलमोस्ट उसका भी कुछ फ्रैक्शन का ही डिफरेंस होगा। कहाँ पर डिफरेंस है तथा? मेरा 28,358 जैसा था। 28,358, तथा भी वैसा ही बोला। मेरा 13 आ रहा है, कुछ तो ऐसे
मैंने जब कैलकुलेट किया अभी कुछ देर पहले, आप लोग मतलब क्लास लेने से पहले ही मैं देख रहा था कि कल वाला क्वेश्चन क्या था, तो फिर मैं अभी सॉल्व किया, तो फिर मुझे अभी जस्ट मिला इसको, तो वही होगा सर। ठीक है, ठीक है। तो ये 315 3813 अप्रोक्सीमेशन में है, बट मेनली 28,000 है। और आपके यहाँ पर जो एज पर प्रोविजंस है, एज पर 194A, एज पर 194A आपको क्या कहता है सर? जो हम लोग कल के क्लास में हम लोग यही सब प्रोविजंस देख रहे थे। तो 194A आपको कहता है सर, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, दैट मींस बैंक वाला इंटरेस्ट स्पेशली अगर ग्रेटर देन 40,000 होता है इन अ फाइनेंशियल ईयर, इन केस ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिटेड और पेड बाय अ बैंकिंग कंपनी। तो ये बैंकिंग कंपनी था पीक्यूआर बैंक, किसके लिए एप्लीकेबल है सर? एनी रेसिडेंट के लिए। और कौन बेसिकली ये टीडीएस काटेगा? एनी पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल और एचयूएफ whose total sales और ग्रॉस रिसिप्ट्स 1 करोड़ से अगर बिजनेस है तो 1 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, और अगर प्रोफेशन हो तो 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके वो कर सकते हैं इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में, बाकी दूसरा कोई भी कर सकता है। और कॉन्सेप्ट है सर, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस, सेविंग्स वगैरह में डिपॉजिट रख के जो इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर इंटरेस्ट वैल्यू 40,000 क्रॉस करता है प्रीवियस ईयर में तो फिर टीडीएस लग जाएगा। ठीक है, और टीडीएस का अमाउंट कितना है सर? टीडीएस का अमाउंट कितना है बोलो, कितना टीडीएस लगाओगे? 10%, नॉर्मल रेट है 10%। लेकिन सर ये 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 के बीच में गवर्नमेंट ने डिस्काउंट रेट चला रहा था टीडीएस का, क्योंकि ड्यू टू कोविड वगैरह के कारण। तो ये टीडीएस रेट है 7.5%, 7.5। तो आपका भी रेट 7.5% होना चाहिए, बट 28,000 है आपका इंटरेस्ट अमाउंट। तो क्या 28,000 ग्रेटर देन 40,000 है सर? 28,000, हाँ 28,000 ग्रेटर देन 40,000 है नहीं, तो फिर क्या टीडीएस आपका यहाँ से लिया जाएगा? क्या टीडीएस काटा जा सकता है? नहीं सर। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन का मेन जो कॉन्सेप्ट, यही है क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। बोलो सर। বলছি আগের সামটায় না ওই 12 লাখটা 14 লাখ সামথিং আসছে। কত? 14 লাখ কত আসছে, 14 লাখ মতো। 14 লাখ আসছে কেন? যাই না, বারবার করলাম তাই আসছে। तो क्या कर रहा है? यही वाला बोल रहा है ना, तो 1.0.00666 टू द पावर 6 कर, -1 कर, ठीक है, फिर इंटू 2 लाख डिवाइडेड बाई 0.006666 कर, इंटू 2 लाख, मतलब ये वाला अमाउंट सॉल्व करने के बाद इंटू 2 लाख डिवाइडेड बाई दिस कर, और फिर जो पूरा अमाउंट आएगा उसके साथ 1.0.0066 कर, देख आएगा ये वाला अमाउंट। স্যার বলছি আমার 28,192 পয়েন্ট সামথিং আছে, কিন্তু ওকে, হ্যাঁ বল। কিন্তু 28,313 আসছে না। ঠিক আছে, ওটাতে প্রবলেম নেই, ওটা ফ্র্যাকশনের জন্য হচ্ছে, কেউ কতটা ফ্র্যাকশন ইউজ করছিস ওটার জন্য। ও আচ্ছা দাদা বলছি এটা স্যার ডেসিমাল কিতনা? 179 আসছে। কত? এফবির ভ্যালুটা 1220179। 1220179 এইটা? হুম হুম 1220 এরকম আসছে सर बोलो सा। হ্যাঁ, কি একটা গন্ডগোল হচ্ছে, বুঝতে পারছি না। वो जो मल्टीप्लाई कर रहा है ना ये पावर को, तो उसमें जब हम लोग एक बार मल्टीप्लिकेशन पे क्लिक कर रहा है ना, हाँ तो उसको काउंट कर ले रहा है। हाँ उसको काउंट नहीं करके 14 लाख आ रहा है। हाँ मैं समझ गया उसका क्या गड़बड़ हो रहा है, अब मैं समझा। ये गड़बड़ तो मैं भी अभी थोड़ा बहुत कर लिया था जल्दी में। ये देखो सर, देख रोशनी 1 पॉइंट कितना है सर? 1.0.006666। हाँ तो चलो मैं इसको करता हूँ 1 पॉइंट हाँ 1 प्लस 0.00। हाँ तो 1 प्लस मतलब 1 पॉइंट ही तो हो जाएगा। हाँ हाँ तो 1.006666666 ऐसा ही ले लिया मैंने पूरा कैलकुलेटर का। ठीक है, इसको इनटू करना है ना, मल्टीप्लाई करना है, कंपाउंडिंग। तो जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, भूल गए सर फाइनेंस में कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तब इनटू काउंट एक बार क्लिक करने से हो जाता है ना। तो फिर 1 काउंट होने के बाद और कितना करना है? और 5 बार। तो
तो ऑलरेडी वन काउंट हो गया, तो 1 हो गया, अब 2 3 4 5 6, यही आएगा ना ज्योति। फिर इससे तुम्हें माइनस करना है 1 को, ठीक है, इससे माइनस करना है 1 को। अब जैसे तुम माइनस करोगे, एक बार चेक करना सर बाकी लोग भी कि आंसर सेम मैच हो रहा है कि नहीं। अब -1 करने के बाद तुम्हें इंटू कर देना चाहिए 2 लाख को। 2 लाख इंटू करने के बाद जो अमाउंट आ रहा है उसको डिवाइड कर देना चाहिए 0.00666666 के साथ। जो आ रहा है इसको इंटू कर देना चाहिए 1.006666 के साथ। तो तुम्हारा देखो 12,28,313 आया। हाँ सर, आया रे। मतलब ये 6 की जगह अगर मैं 6-7 यूज करता तो शायद मे बी ये आप मतलब 28,000 के आसपास ही आ जाता है। यहाँ से जब 12 लाख को माइनस कर रहे हैं, यहाँ से जब मैं 12 लाख को माइनस कर रहा हूँ तो अल्टीमेटली मेरा इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो जाएगा? 28,000। यस और नो? है ना सर? यस सर। ठीक है, तो वही इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में पूछा गया था सर कि ये जो कल के क्लास में ये लास्ट में थोड़ा जल्दी में सॉल्व कर रहे थे हम लोग, तो हो नहीं रहा था कि क्या गड़बड़ है। एक्चुअली ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी था और मैं इसके एन्युइटी को उस टाइम पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था। और किसी एक बार जियाउल थोड़ा बोल रहा था बट एन्युइटी मेरे दिमाग में भी नहीं आया था उस टाइम पे। फिर बाद में जब क्लास खत्म हुआ और मैं जस्ट बैठ के सोच रहा अरे ये तो एन्युइटी था, तब मेरे दिमाग में आया। फिर मैं सोचा कि कैसे एन्युइटी, फिर देखा कि अच्छा ये तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी है, तो और उसमें भी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में डिपॉजिट हो रहा है, तो तब जाके आपका ये आंसर आया है। ठीक है, तो मतलब सर टैक्स के लिए आपको फाइनेंस का भी नॉलेज होना जरूरी है। यस सर, इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाया भी जाता है ना सर। यस सर ये मैथ में भी है। हाँ मैथ में भी है ऑब्वियसली, ये तो मैथ में भी है, ये एक्चुअली फाइनेंशियल मैथ्स है इसीलिए करवाया जाता है। ओके सर, ओके ठीक है ना सर, तो चलो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग फिर। ये सबको समझ में आया रे? दीक्षा तो कल क्लास थे नहीं। नंदिनी को समझ आया? नंदिनी प्रीति, प्रिया, ओके सभी को पूछ रहा हूँ। ठीक है, ऐसे कल तो हम लोग बड़ा लंबा सेक्शंस पढ़े थे टीडीएस का। अगर आप लोग देखोगे 192 से लेके एकदम हम लोग दिमाग खराब करने वाला हर एक पॉइंट में बात किए थे। ऐसे इजी था सर, टफ तो था नहीं। टफ बोलेंगे क्या? हाँ सर, टफ नहीं है बट हाँ काफी इंफॉर्मेटिव है, बहुत सारा डिटेल्स है इसके अंदर। 192 से लेके एकदम हम लोग 194J, 194K, 194N तक हम लोगों ने पढ़ा था एकदम डिटेल्स में। एंड उसके बाद 194O, इतना सारा टीडीएस का सेक्शन था जो हम लोग कल के क्लास में सारा का सारा डील कर चुके थे। और उसके साथ साथ एक स्पेशल पॉइंट था 206AA का। 206AA का इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन सर, कि सेक्शन 206AA आपको बता रहा था कि फर्निशिंग ऑफ पैन बाय द डिडक्टी, मतलब जिसका अमाउंट ऑफ टीडीएस काट लिया जाएगा उसको पैन फर्निश करना जरूरी है। ऐसे टीडीएस है क्या सर? जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं थे उनको बता दो सर, टीडीएस बेसिकली मतलब टीडीएस स्पेशली सिंपल बात करते हैं, जैसे सैलरी पेमेंट करने के टाइम पे टीडीएस काट लिया जाएगा, बैंक से इंटरेस्ट पेमेंट करने के टाइम पे सोर्स से ही आपका टीडीएस काट लिया जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग अभी जो क्वेश्चन किए थे उस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा ना कि इंटरेस्ट पेमेंट आपको होगा बट इंटरेस्ट पेमेंट करने से पहले टीडीएस काट लिया। जो लोग सैलरीड पर्सन होते हैं उनके केस में तो टीडीएस का पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है कि सैलरी पेमेंट करने से पहले टीडीएस काट लेता है। तो एग्जैक्टली ये सोर्स में ही टैक्स काट लेना, तो एक्चुअली ये गवर्नमेंट के लिए एक श्योरिटी हो जाता है कि भाई मेरा पेमेंट तो मिल गया, अब बाद में क्या। स्पेशली सैलरीड पर्सन से गवर्नमेंट को एक क्या सुविधा है कि सैलरीड पर्सन अपना इनकम को छुपा नहीं सकते, है ना। जो लोग जॉब होल्डर होते हैं उनका जो अमाउंट ऑफ इनकम है उसको छुपाना मुश्किल हो जाता है। तो गवर्नमेंट देखते हैं भाई इनसे टैक्स बाद में लेने से अच्छा है तो अभी पहले ले लो, तो ये एडवांस में ही वो लोग पेमेंट कर देता है एक तरह से। ठीक है, तो ये टीडीएस है, मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो कल के क्लास में एक्चुअली इसी के ऊपर पूरा का पूरा डिटेल्स चर्चा हुआ था। ठीक है, तो आज हम लोग क्या बात करेंगे सर? आज हम लोग बात करेंगे एडवांस टैक्स में। ठीक है, आज बात करेंगे एडवांस टैक्स में। अब ये एडवांस टैक्स पढ़ने के बाद, और जिन्होंने लास्ट क्लास अगर बाई चांस नहीं कर पाया था, मैं उनको बस एक ही चीज बोलूंगा कि एक बार प्लीज क्लास को अच्छे से गो थ्रू कर लेना
और फिर जो क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया और जो एक क्वेश्चन बाकी रह गया था उसी का पार्ट एक बार देखोगे ना तो आइडिया हो जाएगा सर ये टीडीएस का क्या करना है, एडवांस टैक्स को क्या करना है आज देखते हैं, और टीसीएस भी क्या है वो भी देख लेते हैं। तो ओके, बोलो सर आगे बढ़े कि नहीं बढ़े एडवांस टैक्स में? हाँ सर, देरी किस बात की, चलो सर। तो कोई हमसे रोक ना पावे, चलो आगे बढ़ते हैं। लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, सेक्शन 207 एंड 208 ऑफ इनकम टैक्स में कहा गया है सर, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 207 एंड 208 के अंदर बोला है कि एडवांस टैक्स का लायबिलिटी होगा। बट सर किसके लिए, क्या सभी को एडवांस में पेमेंट करना होगा? सभी को एडवांस में पेमेंट करना होगा। एडवांस पेमेंट मतलब जिस साल में इनकम करते हो उसी साल में टैक्स का पेमेंट कर देना पड़ेगा, दैट इज द पॉइंट। मतलब नॉर्मली क्या होता है, हम आपको अभी बताता हूँ सर, आपको अभी समझ आ जाएगा। ये देखो क्या कहते हैं, टैक्स शैल बी पेबल इन एडवांस ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ द एसएससी which would be chargeable to tax for the assessment year immediately following that financial year. Advance tax is payable during a financial year in every case where amount of such tax payable by the assessee during the year is 10,000 or more. अगर आपका टैक्स का वैल्यू 10,000 से ज्यादा होता है तो फिर आप एडवांस टैक्स पे कर सकते हो। एडवांस टैक्स इज पेबल ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर इन एवरी केस वेयर द, मतलब हर केस में अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल बाय द एसएससी ड्यूरिंग द ईयर 10,000 और मोर अगर उनका टैक्स अमाउंट हो जाता है देन उनके केस में एडवांस टैक्स देना जरूरी हो जाता है। ठीक है, मतलब वो दे सकता है। कंपनीज वगैरह के लिए तो एडवांस टैक्स मैंडेटरी है, ठीक है, बट नॉर्मल इंडिविजुअल के केस में, ईचयूएफ के केस में अगर 10,000 से ज्यादा अमाउंट ऑफ टैक्स हो रहा है ना एनुअली इनकम टैक्स, तो फिर वो भी एडवांस टैक्स पे कर सकते हैं। तो नॉर्मल देखो क्या बता रहा है, टैक्स shall be payable in advance during any financial year in respect of the total income of the assessee which would be chargeable to tax for the assessment year immediately following that financial year। इसका मतलब क्या हो गया, आपको मैं थोड़ा सिंपल लास्ट दिन भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ। नॉर्मल टैक्स का सिस्टम क्या है, नॉर्मल जो टैक्स सिस्टम होता है, नॉर्मल टैक्स का सिस्टम आपको कुछ ऐसे सिखाते हैं सब कि जैसे मानो करेंटली प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है, आप लोगों को पता है, लास्ट दिन भी बात हो रहा था। प्रीवियस ईयर अभी क्या चल रहा है सर, बोलो? 2021। और असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है, 21-22। तो नॉर्मल सिस्टम क्या बोलते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर का टैक्स असेसमेंट ईयर में पे करो। यहाँ पर जो इनकम करोगे उसका टैक्स पेमेंट करना है आपको असेसमेंट ईयर में। बट सर एडवांस टैक्स क्या बोलते हैं, सिंपल बात करते हैं। एडवांस टैक्स बोलते हैं कि आप इस पर्टिकुलर मानो 21-22 में जो इनकम आप करोगे, आप 21-22 में ही जो इनकम करोगे उसका आप एडवांस टैक्स पेमेंट कर दो इसी साल। कैसे, अब वही पैटर्न आपको मैं बताऊंगा कि एडवांस टैक्स पेमेंट का क्या सिस्टम है, किस तरह से होता है, वो आपको प्रोविजन सारा का सारा पढ़ने के बाद समझ आ जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करो, धीरे धीरे ही सही बात समझ लेते हैं, इतना जल्दबाजी करके फायदा नहीं है। ओके, हाउएवर कुछ स्पेशल पॉइंट्स है। एन इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया, अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया का रेसिडेंट है, रेसिडेंट का क्या कॉन्सेप्ट है सर, 182 डेज इन इंडिया है ना, पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। प्रीवियस ईयर में अगर कोई इंडिया में 182 दिन रहते हैं उसको इंडिया का रेसिडेंट कहा जाता है, सिंपल। तो however an individual resident in India of the age of 60 years or more at any time during the previous year who does not have any income chargeable under the head business under the head profits and gains of business and professions, स्पेशली यहाँ पर एक एक्सेप्शनल पॉइंट बता रहे हैं कि अगर कोई किसी का एज 60 साल से ज्यादा है, ठीक है, अगर वो इंडिया का रेसिडेंट है, सर अगर फॉरेनर होगा तो नहीं होगा, या नॉन रेसिडेंट होगा तो नहीं होगा, ठीक है। इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया 60 साल से ज्यादा है, 60 इयर्स और मोर, एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, दैट मींस 2021 में जब बात चल रहा है या 21-22 में बात चल रहा है तो फिर 2021 में उसका रेसिडेंशियल स्टेटस देखा जाएगा। जिस साल कैलकुलेशन चलेगा, जिस साल असेसमेंट होगा, उस साल के ठीक प्रीवियस ईयर में देखा जाएगा कि उनका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसा है। Who does not have any income chargeable under PGBP, मतलब बिजनेस एंड प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से उनका कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, मतलब वो बिजनेस नहीं करता। तो अगर उनका कोई बिजनेस इनकम नहीं है, ठीक है, तो इन दैट केस उनका भी एडवांस टैक्स लायबिलिटी नहीं आता है। अगर वो 60 साल से ज्यादा कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट है और अगर उनका पीजीबीपी दैट इज प्रॉफिट्स एंड गेन्स एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन से उनका कोई नाता नहीं है, दे डोंट हैव, मतलब दैट काइंड ऑफ पर्सन
जिनका पीजीबीपी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, तो उन्हें एडवांस टैक्स देने का जरूरत नहीं है, नॉट लायबल टू पे एडवांस टैक्स। ये एक्सेप्शनल पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अदरवाइज 10,000 से ज्यादा अमाउंट होने से एडवांस टैक्स का एरिया में आ जाता है, बट कुछ एरिया ऑफ मतलब एक्सेप्शंस भी हैं, धीरे धीरे आगे बात करते हैं। अब मेनली पॉइंट क्या है सर, इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एंड ड्यू डेट्स, सेक्शन 211, दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट। एडवांस टैक्स पेमेंट शेड्यूल फॉर कॉर्पोरेट्स एंड नॉन कॉर्पोरेट्स। कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज के केस में, एंड नॉन कॉर्पोरेट मतलब आप समझ सकते हो अदर देन, अच्छा नॉन कॉर्पोरेट्स मतलब कोई भी इंडिविजुअल्स, ठीक है, जो कंपनी नहीं है, उनके केस में बोल रहे हैं सर अदर देन एसएससी कंप्यूटिंग प्रॉफिट ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। प्रिजम्पटिव बेसिस में क्या होता है जानते हैं सर, ये भी पीजीबीपी का ये कॉन्सेप्ट है। प्रिजम्पटिव में क्या होता है कि जो अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता, क्या नहीं करता सर, जिनका अकाउंट्स मेंटेन नहीं होता। क्या सर सारे के सारे बिजनेसमैन अकाउंट्स मेंटेन करते हैं? हाँ बोलो सर, वेरी गुड, बोलो, अच्छा बोल रहे थे। 6% एंड 8% का भी है ना, अगर वो डिजिटल नहीं होगा तो। वेरी गुड सर, अगर डिजिटल नहीं होगा तो 8%, अगर डिजिटल पेमेंट करता है तो फिर 6%। मतलब मानो कि जियाउल ने बताया, तो फिर जियाउल से एग्जांपल ले लेते हैं। अपना जियाउल जो है ये, जियाउल तेरा स्पेलिंग सही लिखा क्या? ठीक है, माफ कर देना। हाँ अगर गलत लिखा तो माफ कर देना, ठीक है, चल एग्जांपल से। तो पॉइंट इज दैट कि सर मानो कि जियाउल का बिजनेस है, तो जियाउल अपने बिजनेस में अकाउंट्स वगैरह कुछ मेंटेन नहीं करता। अब अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेगा तो फिर जब उसका पीएल बैलेंस शीट रेडी नहीं होगा, जब उसका की पीएल बैलेंस शीट कैश फ्लो का कुछ पता नहीं चलेगा, तो फिर वो टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेगा? तो टैक्स लायबिलिटी में चिंता हो जाएगा। तो ऐसे बिजनेसमैन के लिए, और ऐसे बिजनेसमैन हमारे कंट्री में बहुत है सर, बहुत सारे हैं, तो ऐसे केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलते हैं कि अगर आप अकाउंट्स मेंटेन करना नहीं चाहते, क्योंकि अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए भी आपको अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, और हर किसी के लिए अकाउंटेंट रखना इस पॉसिबल नहीं है, तो फिर उनको प्रिजम्पटिव सिस्टम में टैक्स पेमेंट करने का बताया गया है कि आप प्रिजम्पटिव सिस्टम में टैक्स पे कर दो। और प्रिजम्पटिव सिस्टम उनको ये मौका देता है कि वो अगर ऑनलाइन पेमेंट करेगा तो जो भी टोटल उसका ग्रॉस टर्नओवर वगैरह होगा उसके ऊपर 6%, डिजिटल होगा तो मतलब डिजिटल पेमेंट में 6%, और अगर मतलब कैश पेमेंट वगैरह होगा तो फिर 8% का, मतलब जो उनका टर्नओवर रहेगा उसमें अगर मतलब सर्टेन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अगर कैश में होता रहता है, जो भी ट्रांजैक्शंस होता है वो अगर ज्यादातर कैश ट्रांजैक्शन है तो फिर 8% लग जाएगा, और अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन ज्यादा है तो फिर इन दैट केस डिजिटल 6% ऑफ टोटल टैक्स लायबिलिटी उसका हो जाएगा। इसको कहते हैं प्रिजम्पटिव सिस्टम, ठीक है। अब बाद में प्रिजम्पटिव में फिर से डिटेल्स में बात कर लेंगे सर। पीजीबीबी में प्रिजम्पटिव ऐसे ही बहुत बड़ा एरिया हमने बोले कवर करके आया। जिन लोगों ने अभी बिजनेस नहीं किया, पीजीबीबी फिर से जब मैं करवाऊंगा तो पीजीबीबी में डिटेल्स चर्चा हो जाएगा। अब पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, एडवांस टैक्स पेमेंट शेड्यूल फॉर कॉर्पोरेट्स एंड नॉन कॉर्पोरेट्स में other than SSC computing profits on presumptive basis under section 44AD and 44ADA, तो वेरी फेमस सेक्शन सर। लेकिन सर करेंटली हम लोग प्रिजम्पटिव में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिंपल बात करेंगे कि एडवांस टैक्स पेमेंट का सिस्टम क्या है। एडवांस टैक्स पेमेंट का सिस्टम कुछ ऐसा सिस्टम में होता है, डेट याद रखिएगा, बड़ा ही पॉपुलर डेट सिस्टम है, बड़ा ही पॉपुलर डेट सिस्टम है। सेक्शन 211, सेक्शन 211 ऑन और बिफोर 15 जून, ड्यू डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑन और बिफोर 15 जून, आपको 15 जून के अंदर पेमेंट करना होगा। क्या सर पूरा का पूरा टैक्स पेमेंट कर दोगे? अरे नहीं सर, ऐसे कैसे हो सकता है। तो गवर्नमेंट आपको कुछ मौका देता है, कैसे? नॉट लेस देन 15% ऑफ द एडवांस टैक्स लायबिलिटी। मतलब सपोज मानो कि आपका टैक्स लायबिलिटी 1 लाख रुपीज है, ठीक है, ऐसे 10,000 से ज्यादा होने से ही आप एडवांस टैक्स पे कर सकते हो। अगर आपका टैक्स लायबिलिटी 1 लाख है तो 1 लाख का टैक्स लायबिलिटी आपका हो सकता है किसी पर्टिकुलर ईयर में। से फॉर एग्जाम्पल 21-22 में जियाउल 1 लाख के आसपास टैक्स पेमेंट करेगा, तो मैं मान लिया कि 1 लाख टैक्स लायबिलिटी है जियाउल का। तो 15 जून के अंदर, ऑन और बिफोर 15 जून के अंदर जियाउल को कितना टैक्स लायबिलिटी देना पड़ेगा सर? रिटर्न फाइल कितने का करना पड़ेगा? नॉट लेस देन 15%, मतलब 15% से कम नहीं। तो मैं मान के चल सकता हूँ कि 1 लाख का 15% मतलब 15,000 अभी पे करेगा। 15 सितंबर, ऑन और बिफोर 15 सितंबर, अब जून के बाद नेक्स्ट टैक्स लायबिलिटी का डेट क्या कब आ जाएगा? 15 सितंबर, ठीक है। तो मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, 3 महीना छोड़ के, ठीक है। 15 सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, और फिर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च,
इस तरह से 15 मार्च। तो 15 सितंबर के अंदर उसको नॉट लेस देन 45%, दैट इज 1 लाख का 45%। अगर उसका 1 लाख का टैक्स लायबिलिटी हो सकता है तो फिर 1 लाख का 45% कम से कम उसको दे देना चाहिए। अब 1 लाख का 45% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी माइनस अमाउंट पेड इन अर्लियर, मतलब 1 लाख का 45% मतलब मैम अगर मान के चलो कि 45,000 है तो 45,000 से पुराना जो 15,000 है वो माइनस कर दो, तो बाकी अमाउंट आपको पे करना होगा। आप लोग समझ गए सर? मतलब पहला इंस्टॉलमेंट अगर बात वही हुआ ना, पहला इंस्टॉलमेंट अगर आपने 15,000 दिया, से फॉर एग्जांपल 1 लाख का 15% पहला इंस्टॉलमेंट आपने 15,000 दे दिया, तो ऑन और बिफोर 15 जून को दिया, ठीक है। 45,000 में 1 लाख का 45% मतलब 45,000, और 45,000 में से माइनस क्या करोगे, अमाउंट पेड इन अर्लियर, तो कितना है 15,000, तो 45,000 माइनस 15,000 तो कितना हो जाएगा 30,000। अल्टीमेटली ओवरऑल हो गया 45,000। बात समझ में आया सर? ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? 45 से 15 माइनस करो, कितना होता है 45 से 15 माइनस करने से कितना होगा, एक्चुअल पेमेंट आपका होगा 30,000 का। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। यस सर, अगर है ना? पहला इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं किए तो मुझे 15% अगर नहीं किया तो फिर उस पे तो फिर हाँ, तो फिर तुम्हें दोनों देना पड़ेगा और उसमें इंटरेस्ट भी लग सकता है, ठीक है। तब तुम अगर इंस्टॉलमेंट फेल करोगे तो उसके लिए इंटरेस्ट का भी प्रोविजंस है। अगर तुम टाइम पे पेमेंट नहीं करोगे तो फिर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपको एडवांस पेमेंट करने का सिस्टम है आपके लिए तो फिर आपको तो करना पड़ेगा, और अगर आप टाइम पे नहीं करते हो तो पेनल्टी इंटरेस्ट वगैरह तो है ही जाएगा, और अगर आप नहीं करते हो तो फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट के अंदर कर लेना पड़ेगा। चलो आगे बताते हैं उसके बारे में भी। तो ये हुआ 15 सितंबर का एडवांस टैक्स का एरिया। 15 दिसंबर को आपको क्या करना है, नॉट लेस देन 75%। आपका टोटल लायबिलिटी आप मान के चल रहे हो कि इस बार 1 लाख का टैक्स आपका हो जाएगा। सर कैसे पता चलता है? सर बिजनेसमैन को पता चल जाता है, स्पेशली मतलब अगर आप बिजनेस करते हो स्पेशली तो उसके केस में ही एडवांस टैक्स ज्यादातर केस में समझ आ जाता है। कि ऐसे देखो, सैलरीड पर्सन के लिए तो टीडीएस बन चुका है, लेकिन बिजनेसमैन के लिए वो कितना टैक्स, मतलब उसका इनकम कितना होगा लास्ट ईयर के इनकम के साथ वो आराम से कनेक्ट कर सकता है। स्पेशली कॉर्पोरेट तो आराम से कर सकते हैं, और अगर जो इंडिविजुअल लार्ज अमाउंट ऑफ बिजनेसमैन है, मतलब जो रिच बिजनेसमैन है, वो भी आराम से लगा सकते हैं कि फिर मेरा इतना टैक्स हो सकता है। तो उसी हिसाब से ये 1 लाख एक एजम्पशन है लास्ट ईयर के टैक्स के हिसाब से। लास्ट ईयर मैंने ऑलमोस्ट 90,000 का दिया था, तो इस बार हो सकता है कि मेरा 10,000 का सेल बढ़ेगा। बिजनेस हमेशा बढ़ने के बारे में ही ज्यादा सोचते हैं, तो 90,000 लास्ट ईयर दिया था तो इस बार मैं 10,000 ऐड करके दे सकता हूँ। सर अगर मेरा इतना लायबिलिटी नहीं हुआ तो सर रिफंड हो जाएगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिफंड हो जाएगा। लेकिन सर अगर ज्यादा हो गया तो फिर डिमांड नोटिस भेजेगा इनकम टैक्स वाले आपको, इनकम टैक्स वाले आपको डिमांड नोटिस भेजेगा, आपको बाकी अमाउंट जमा करने के लिए बोलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक टाइम के अंदर देना पड़ता है, ठीक है। तो अभी 1 लाख का नेक्स्ट है 75%, 75% से कम नहीं। लेकिन 75% का कम नहीं मतलब क्या है कि 1 लाख का 75% तो 75,000 होता है। अब 75,000 से आप माइनस करोगे पुराना जो भी आपने पेमेंट कर दिया, दैट मीन्स यहाँ पर आपने किया था बेसिकली 45% अमाउंट जो था, तो 45% मतलब 45,000, तो 75,000 माइनस 45,000 जो अमाउंट होगा वही वाला अमाउंट आपको पेमेंट करना होगा। किसमें? 15 दिसंबर में। और ऑन और बिफोर 15 मार्च में आपको बाकी पूरा का पूरा द होल अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी बाय 15 मार्च क्लियर कर देना चाहिए। माइनस क्या करना चाहिए, अगर पुराना कुछ भी पेमेंट आपने करके रखा, ठीक है, तो वो पेमेंट कर दो, ठीक है। दैट मीन्स 75%, दैट इज 75,000, और बाकी कितना रह गया 25,000 देना है इसमें। अगर आप इससे पहले 75% देके रखे हो तो वो वाला माइनस कर दो, माइनस कर दो 75%, बाकी अमाउंट का पेमेंट कर दो इसमें, अमाउंट पेड इन अर्लियर इंस्टॉलमेंट और इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली सिस्टम है। तो आपको बस डेट का ध्यान रखना है और कितना परसेंटेज कम से कम आपको पे करना है एडवांस टैक्स में, उसका ध्यान रखना है। तो फॉर एग्जांपल 2021 में आप टैक्स पे कर दे रहे हो, 2021 में आपका प्रोबेबल इनकम जितना हो सकता है, ठीक है, यही है कॉन्सेप्ट सा। अब एडवांस टैक्स पेमेंट बाय एसएससी computing profits on presumptive basis under 44 AD subsection 1 and section 44 ADA subsection 1, an eligible assessee opting for computation of profits and gains or business or profession on presumptive basis, मतलब जो accounts maintain नहीं करता और presumptive system पे tax payment करते हैं, in respect of eligible business referred to in section 44 AD or in respect of eligible profession referred to in section 44 ADA shall be required to pay advance tax of the whole amount on or before 15th March of the financial year. Required to pay advance tax of the whole amount on or before 15th March of the financial year. Concept is very simple, sir.
However, any amount paid by way of advance tax on or before 31st March shall also be treated as advance tax paid during the financial year ending on that date. मतलब क्या हो गया सर? प्रिजम्पटिव वालों के लिए हम लोग यहाँ पर ये जो डेट था, ये डेट को हम लोगों ने प्रिजम्पटिव के अंदर रखा नहीं, पर प्रिजम्पटिव वाले भी एडवांस टैक्स पे कर सकते हैं। अब बात को समझो, अगर कोई प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में है और अगर उसका टैक्स लायबिलिटी 10,000 क्रॉस कर रहा है तो उसे भी तो एडवांस टैक्स देने का लायबिलिटी आ जाता है ना सब? समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन ये जो डेट था, ये डेट प्रिजम्पटिव वालों के लिए नहीं था। सर प्रिजम्पटिव मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं? आप लोग प्लीज बात को समझिए। जैसे कितने सारे ग्रोसरीज वाले होंगे जो बिजनेस तो मतलब धाकड़ बिजनेस करता है, हाँ सर, रिटेल ग्रोसरीज वाले जो होते हैं ना, ऐसे बहुत ग्रोसरी स्टोर वाले ऐसे हैं हमारे आसपास के सोसाइटीज में, नॉट जस्ट ग्रोसरी वाले, हार्डवेयर स्टोर्स वाले बहुत इनकम करते हैं सर, मतलब कॉम्पेरेटिवली, ठीक है। तो मानो कि इसका ये तो फिर भी हो सकता है कि रिटर्न फाइल वगैरह कर दे, बट ऐसा वाला बहुत सारा हरिओम भुजिया वाला ऐसा बहुत सारा बिजनेसमैन आपको मिल जाएगा जिनका कोई अकाउंट्स मेंटेन नहीं होता, बट इनका टैक्स लायबिलिटी अच्छा खासा होता है। आप समझ रहे हैं ना साहब? बट टैक्स लायबिलिटी अच्छा खासा हो सकता है, बट ये प्रिजम्पटिव सिस्टम में मेंटेन करके टैक्स पेमेंट करते हैं। जैसे कि 6% अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन है, ठीक है, और अगर नॉन डिजिटल ट्रांजैक्शन है तो फिर 8% टैक्स पेमेंट करने का लायबिलिटी इन पे आता है। अब सवाल यही है कि ये जो डेट का बात किया गया, ये प्रिजम्पटिव वालों को नहीं है, ये कॉर्पोरेट्स एंड नॉन कॉर्पोरेट्स के लिए है, बट नॉट फॉर द प्रिजम्पटिव वाले, अदर देन एन एसएससी कंप्यूटिंग प्रॉफिट ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस अंडर सेक्शन 44AD एंड 44ADA। तो फिर सर अगर प्रिजम्पटिव वाले को एडवांस टैक्स पे करना है तो उसके लिए क्या डेट है? वही वाला पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं इसमें, समझ रहे हैं ना सर? अगर प्रिजम्पटिव वालों को एडवांस देना है तो उनके लिए क्या डेट है? तो सिंपल बात है सर, उनके लिए डेट है 15 मार्च। उनके लिए डेट है 15 मार्च, मतलब जो लास्ट डेट है नॉर्मल सभी के लिए, प्रिजम्पटिव वालों के लिए 15 मार्च। An eligible assessee opting for computation of profits and gains on business and profession on presumptive basis in respect of eligible business referred to section 44AD subsection 1 or respect of profession referred in section 44ADA subsection 1 shall be required to pay advance tax of the whole amount on or before 15 March of the financial year। मतलब उसको वो इंस्टॉलमेंट सिस्टम में जाने का जरूरत नहीं है, वो जिसका जितना एडवांस टैक्स लायबिलिटी होगा उसको 15 मार्च के अंदर क्लियर कर देना चाहिए। साथ में ये भी बोल के रखा है, however any amount paid by way of advance tax अगर वो 31 मार्च के अंदर, से फॉर एग्जांपल 21-22 जो एडवांस टैक्स का एरिया चल रहा है, प्रिजम्पटिव वाले अगर 31 मार्च, नॉर्मल रेट बोलते हैं सर 15 मार्च 22, नॉर्मल डेट है 15 मार्च 22 के अंदर उनको सारा का सारा एडवांस टैक्स लायबिलिटी क्लियर कर देना चाहिए। बट अगर कोई भी प्रिजम्पटिव वाले 31 मार्च के अंदर, कोई भी प्रिजम्पटिव वाले 31 मार्च 22 के अंदर, ठीक है, 2022 के अंदर आपका लायबिलिटी क्लियर कर देते हैं, shall also be treated as advance tax paid during financial year ending on that day। मतलब क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर नॉर्मली 31 मार्च को ही एंड होगा तो उसे भी एडवांस ही माना जाएगा। नॉर्मल डेट 15 मार्च है, बट अगर 31 मार्च के अंदर भी पेमेंट कर देता है उसे भी एडवांस ट्रीट किया जाएगा। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्लियरली बोल दे रहा है सर। बोलो सर, बात कुछ समझ में आया कि नहीं? एडवांस टैक्स का नॉर्मल डेट का एरिया और प्रिजम्पटिव होंगे तो फिर क्या है, और प्रिजम्पटिव किसको कहते हैं एक आइडिया मैंने आपको दिया, बाकी पीजीबीपी पढ़ने के टाइम पे प्रिजम्पटिव में और डिटेल्स डिस्कशन कर लेंगे। क्या समझ में आ रहा है सर आप लोगों को? जस्ट टेल मी सर। हेलो, अरे बोलो सर, एनी डाउट सर? किसी को कोई भी मन में सवाल है तो पूछ लो कि सर मुझे एडवांस टैक्स ये समझ नहीं आ रहा है। हेलो, अरे बोलो सर, हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर। जियाउल हाँ बोल रहा है, बाकी लोग बोलो सर। सुबह क्लियर, रोशनी, ज्योति, ओके सर, ठीक है रौनक। नेक्स्ट पॉइंट में बात कर ले सर। अब जियाउल पूछ रहा था सर अगर इंटरेस्ट वगैरह का क्या खेल हो सकता है, मतलब क्या पेनल्टी लग सकता है? हाँ सर, एकदम पेनल्टी लग सकता है। देखो इंटरेस्टिंग एरिया है 234B। 234B इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट्स इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। अगर आप एडवांस टैक्स पेमेंट करने में डिफॉल्ट करते हो तो आपको क्या इंटरेस्ट का सामना करना पड़ सकता है? इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B is attracted for non payment of advance tax or payment of advance tax of an amount less than 90% of the assessed tax। मतलब समझ गए सर? मतलब ये आप असेसमेंट कर रहे हो। असेसमेंट का मतलब क्या है? असेसमेंट का मतलब होता है कि आप कैलकुलेट कर रहे हो,
आप कैलकुलेट कर रहे हो कि आपका, जैसे हमने माना था कि जियाउल का टैक्स 1 लाख का है ना जियाउल, मैंने माना था कि तेरा टैक्स 1 लाख का है 21-22 के लिए। से फॉर एग्जांपल तूने 2021 में ऑलमोस्ट 95,000 का टैक्स पे किया था, ये तेरा 2021 का एडवांस टैक्स था और जो सही था, ठीक है। लेकिन तुम 21-22 में 1 लाख का टैक्स एसेस कर रहे हो। कितने का? 1 लाख का टैक्स एसेस कर रहे हो कि तुम्हारा इतना टैक्स तो हो जाएगा। अगर आप ज्यादा दे दोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप कम दोगे तो 1 लाख का 90% कितना होता है? 1 लाख का 90% 90 लाख होता है ना सर, सॉरी 90,000 होता है, 90,000, ठीक है। तो अगर मानो कि आपने 90% से कम असेसमेंट दिखाया, ठीक है, आप 90% से कम असेसमेंट दिखाया, मतलब आपने 21-22 में जो असेसमेंट कर रहा है, आप असेसमेंट ये कैलकुलेट करके आप जो एडवांस टैक्स पेमेंट करने के लिए जा रहे हो, दैट इज आपके पास डेट है एक 15 जून, हाँ 15 सितंबर, 15 जून, सितंबर, अप्रैल, मई, जून, सितंबर, फिर दिसंबर और फिर 15 मार्च, ठीक है। इस तरह से 4 इंस्टॉलमेंट के थ्रू से आप एडवांस टैक्स पेमेंट कर रहे हो और सारा का सारा मिला के अगर आपका ओवरऑल 90% एसेस, मतलब जितना लायबिलिटी होना चाहिए आपका जो सेल और प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट के ऊपर तो होगा ना। तो अगर आपका 1 लाख, मैंने सोचा था 1 लाख, ठीक है, अब मानो कि आपका 1 लाख ही हो रहा है, बट आपने अगर 90% से भी कम असेसमेंट किया और उसके हिसाब से आपने पेमेंट किया, तो 90% से भी कम मतलब से फॉर एग्जांपल आपने ओवरऑल 85,000 का पेमेंट किया, तो इन दैट केस आपको पेनल्टी लग सकता है। मतलब आप बेसिकली पेमेंट कम कर रहे हो, आप अपना टैक्स लायबिलिटी कम कर रहे हो। तो इसलिए बोलते हैं सर इंटरेस्ट अंडर सेक्शन, मतलब अगर आप कम करोगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पे इंटरेस्ट लगाएगा। सेक्शन 234 बी अट्रैक्टेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स और पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑन एन अमाउंट लेस देन 90% ऑफ द एसेस टैक्स। इंटरेस्ट लायबिलिटी कितना होगा सर? 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। पर मंथ भी हो सकता है, पार्ट ऑफ द मंथ भी हो सकता है, फ्रॉम 1 अप्रैल following the financial year up to the date of determination of total income under section 143 subsection 1 and where regular assessment is made up to the date of such regular assessment. That means पर मंथ के बेसिस में जितना दिन का गलती किए होंगे पर मंथ के बेसिस में आपका उतना अमाउंट का 1% पर मंथ का टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगा। मैं बाकी कैलकुलेट करके आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिकल करके। तो फिलहाल आप प्रोविजंस याद रखो। इंटरेस्ट लायबिलिटी क्या है सर? 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फ्रॉम द 1 अप्रैल फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर। मतलब 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है आपका कोई भी फाइनेंशियल ईयर, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च आप जितना दिन का टोटल आपका टैक्स लायबिलिटी है, ठीक है, फ्रॉम 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ टोटल इनकम, जिस दिन मतलब जिस पर्टिकुलर डेट में आप टोटल इनकम डिटरमाइन कर रहे हो अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के हिसाब से, एंड वेयर रेगुलर असेसमेंट इज मेड अप टू डेट ऑफ सच रेगुलर असेसमेंट। मतलब जिस डेट तक आपका रेगुलर असेसमेंट हो रहा है उस पर्टिकुलर डेट तक 1% पर मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जितना आपका टोटल लायबिलिटी है उसके ऊपर, ठीक है। बाकी सर कैलकुलेशन करने के टाइम पे मैं आपको इसका क्लैरिटी और अच्छे से बता पाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको प्रोविजंस में बता रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन तो होगा, आप लोग तो जानते हो, हम लोग पहले प्रोविजंस पढ़ते हैं फिर हम लोग प्रैक्टिकल पढ़ते हैं। तो पहले प्रोविजंस एक बार देख लिया, 1% पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ, ओके। नेक्स्ट इज such interest is calculated on the amount of difference between assess tax and advance tax। देखा सर, मैं वही बोल रहा था, ये जो इंटरेस्ट जो होगा ना सर सॉरी, इंटरेस्ट कैलकुलेशन किसके ऊपर होगा? एसेस टैक्स माइनस एंड द एडवांस टैक्स पेड। सपोज आपने असेसमेंट किया था, आपका एसेस टैक्स हो रहा है 1 लाख, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एसेस करके देख रहा है 1 लाख होना चाहिए और आपने एडवांस टैक्स पे करके रखा 85,000, तो कितने का डिफरेंस हो गया सर? 15,000 का। तो आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा वो 15,000 पे पर मंथ के बेसिस में जितना दिन का टोटल है उसके हिसाब से, मतलब अगर 12 मंथ का है तो 1% इंटू 12, इस तरह से आपका इंटरेस्ट अमाउंट चार्ज हो जाएगा। बात समझ में? বল। হ্যাঁ, ইন কেস অফ যদি তার বিজনেস ঠিকঠাক না চলে, তার যদি 85,000 সে হয়তো পে করছে, ঠিক আছে, আমি মানছি তার বিজনেস ডাউন যাচ্ছে, তাই জন্য সে 85,000 পে করছে, ওকে, সেই ক্ষেত্রে কি হবে? नो प्रॉब्लम ना सर, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड सर, यू आर नॉट रॉन्ग बट पॉइंट टू बी नोटेड। सुन ले एक बार मेरा बात सुन ले, पॉइंट क्या कहता है, पॉइंट क्या कहता है, सुन सुबह देख,
बोलते कि इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B इज अट्रैक्टेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स और पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑफ एन अमाउंट लेस देन 90% ऑफ द एसेस टैक्स। दैट मींस अगर बाद में तुम्हारा एसेस टैक्स ज्यादा होता है तभी ना तुमको इंटरेस्ट लगेगा। अगर एसेस टैक्स ठीक है कि जितना टैक्स होना चाहिए उतना ही हुआ है तब तो तुम पे इंटरेस्ट का बात ही नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा एसेस टैक्स 85,000 हो रहा है, मैं मान रहा था 1 लाख होगा पर 1 लाख हुआ नहीं है, सच में एसेस टैक्स 85,000 है, तो फिर इंटरेस्ट क्यों चार्ज होगा? হ্যাঁ এটা তো দাদা আফটার মানে 31 मार्च के, हाँ ऑब्वियसली फाइनेंशियल ईयर के एंड में ही पता चलेगा ऑब्वियसली। तो इंटरेस्ट तो उसी के बाद ही लगेगा ना, उससे पहले तो इंटरेस्ट चार्ज होगा भी नहीं। इंटरेस्ट तो उससे पहले होगा नहीं ना, जब कंफर्म होगा असेसमेंट में कि भाई इन्होंने तो पेमेंट नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया, या फिर इनको कैलकुलेशन गलत हुआ है, ठीक है, या तो इसने एडवांस टैक्स नहीं दिया या फिर एडवांस टैक्स का जो भी अमाउंट है 90% के असेसमेंट से भी कम दिया है, तो फिर उसका इंटरेस्ट तो बाद में चार्ज होगा ना, पहले कैसे पता चलेगा? হ্যাঁ দাদা অনেকের ক্ষেত্রে হয়েছে তো তাই দেখেছি, তাই জন্যই প্রশ্নটা করলাম। হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি আমি, যদি হতেই পারে না কি আমার হতেই পারে কি বিজনেস, তুই একদম ঠিক কথাই বলছিস, ডাউন গেছে, বিজনেস ডাউন যেতেই পারে, বাট যদি বিজনেস ডাউন যায় তো সেটা তো আমার অ্যাসেস ট্যাক্সে তো বোঝাই যাবে না কি আমি কতটা প্রফিট করেছি। হ্যাঁ তো প্রফিট যদি আমার অ্যাসেস ট্যাক্স 90% এর থেকেও কম হয়, অরিজিনালটা যদি আমার কমই হয়, তাহলে তো কোনো প্রবলেম নেই সেখানে, তাহলে তো আমার ইন্টারেস্ট চার্জ হবেই না। এই জন্যই তো পয়েন্টটা কি বলছে, অ্যাসেস ট্যাক্সের 90% এর কম। হ্যাঁ দাদা ক্লিয়ার, বুঝতে পারলি? অ্যাসেস ট্যাক্সের 90% এর থেকে কম যদি কেউ পেমেন্ট করে তখন ইন্টারেস্ট লাগে। বোঝা গেছে ব্যাপারটা? হ্যাঁ দাদা ओके ओके नेक्स्ट, सच इंटरेस्ट समझ में आ गया। एसेस टैक्स मींस द टोटल इनकम। चलो अब पॉइंट आप लोग पूछ रहे हो तो हो ही जा रहा है। एसेस टैक्स का मतलब क्या है? टैक्स ऑन टोटल इनकम डिटरमाइन अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 अंडर रेगुलर असेसमेंट एज द केस में भी। एसेस टैक्स से टीडीएस लेस करना चाहिए, टीसीएस भी लेस करना चाहिए। एनी रिलीफ ऑफ टैक्स अलाउड अंडर सेक्शन 89 एंड एनी टैक्स क्रेडिट अलाउड। कोई रिलीफ अगर है सेक्शन अंडर सेक्शन 89 में, मैं आप लोगों को बताऊंगा बाद में ये रिलीफ का क्या कॉन्सेप्ट है। और टैक्स क्रेडिट अलाउड टू बी सेट ऑफ, अगर कोई भी क्रेडिट अलाउड कर रहा है, हम लोग लास्ट क्लास में सेट ऑफ में क्रेडिट अलाउड के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। एनी टैक्स क्रेडिट अलाउड टू बी सेट ऑफ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 जेडी। अगर किसी भी तरह का क्रेडिट है, किसी भी तरह का रिलीफ है, किसी भी तरह का टीडीएस टीसीएस है, वो सारा का सारा लेस करके ही कैलकुलेट होगा एसेस टैक्स, ठीक है। मतलब जो टोटल इनकम होगा वहां से तुम टीडीएस टीसीएस जो भी टैक्स लायबिलिटी होगा सब कुछ माइनस करो और फिर देखो कि एसेस टैक्स कितना है। उसमें रिलीफ नहीं आएगा, उसमें क्रेडिट अलाउड नहीं आएगा, उसमें सेट ऑफ वगैरह जो भी है वो भी नहीं होगा, टीडीएस टीसीएस को भी लेस किया जाएगा। सब कुछ एडजस्ट करने के बाद जो टैक्स लायबिलिटी होगा दैट इज। लेकिन डोंट वरी सर, कैलकुलेशंस करेंगे ना तो थोड़ा क्लैरिटी ज्यादा आना चाहिए। तो अभी तो बस प्रोविजंस में मैं बात कर रहा हूँ, अब कैलकुलेशंस में बात होगा तो जो भी डाउट मन में है वो डाउट भी क्लैरिटी हो जाएगा। बट क्योंकि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ सर कि इनकम टैक्स इज ऑल अबाउट प्रोविजंस। आप पहले प्रोविजंस को समझो फिर कैलकुलेशंस करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कितना गड़बड़ है, ठीक है। बिना प्रोविजंस का करने जाओगे मुश्किल में पड़ जाओगे। अच्छा, फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स इज पेड बाय द एसएससी अंडर सेक्शन 140A और अदरवाइज इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड up to the date of payment of such tax and reduced by the interest if any paid under section 140A towards the interest chargeable under this section। इसको प्रैक्टिकल में ज्यादा बताया जाएगा, फिर भी एक बार बता रहा हूँ सर। जहां पर सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे हो रहा है एसएससी के थ्रू से, अंडर सेक्शन 140A में सेल्फ असेसमेंट टैक्स के बारे में कहा गया कि भाई आप खुद ही असेस करके टैक्स पे कर दो। और अदरवाइज इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड, अब इसमें अगर कुछ इंटरेस्ट का पेमेंट का बात आ जाता है, इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड अप टू द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सच टैक्स, जिस दिन वो पेमेंट कर रहा है टैक्स का, अप टू दैट डेट एंड रिड्यूस्ड बाय द इंटरेस्ट इफ एनी पेड। अगर कुछ भी इंटरेस्ट पे हुआ है, रिड्यूस्ड बाय द इंटरेस्ट इफ एनी पेड अंडर सेक्शन 140A टुवर्ड्स द इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर दिस सेक्शन। अब इसको तो मैं ऐसे नहीं समझा पाऊंगा, इसके लिए क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो उसी टाइम पे मैं बताऊंगा कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स में अगर कुछ भी इंटरेस्ट का बात आ जाता है तो इंटरेस्ट को कैसे एडजस्ट किया जाता है। ओके सर, छोड़ दो अभी करेंटली। इंटरेस्ट फॉर डिफर्डमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, अब बाद में पे करते हो, उस पे क्या इंटरेस्ट का बात है, 234C मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C फॉर डिफर्डमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। मतलब आप डिफर करते हो, जब देना है तब ना देके बाद में दे रहे हो, ठीक है, कॉर्पोरेट के लिए एज वेल एज नॉन कॉर्पोरेट के लिए।
In case an SSE other than an SSE who declares profits and gains in accordance with the provision of 44 AD or section 44 ADA, that is presumptive, who is liable to pay advance tax under section 208 has failed to pay such tax or the advance tax paid by such SSE on its current income on or before the date specified in column 1 below is less than the specified percentage given in 2 of tax due on the return income, then simple interest 1% per month for the period of specified in column 4 on the amount of shortfall as the column 3 is leviable to 34C. चलो सर कॉलम देखो, समझ में आ जाएगा। देखो स्पेसिफाइड डेट क्या है, पहला डेट क्या था हम लोग का पहला डेट क्या था सर? फर्स्ट डेट क्या था? 15 जून। स्पेसिफाइड परसेंटेज कितना था? 15% है ना? 15 टोटल लायबिलिटी का 15%। शॉर्टफॉल इन एडवांस टैक्स 15% ऑफ टैक्स ड्यू ऑन द रिटर्न इनकम माइनस एडवांस टैक्स पेड अप टू 15 जून। ठीक है, 15% ऑफ जितना टैक्स आपका होता है ड्यू ऑन रिटर्न इनकम में, जितना आपका ड्यू है उससे आपको माइनस कर देना चाहिए एडवांस टैक्स पेड अप टू 15 जून। अगर अप टू 15 जून तक आपका कुछ भी एडवांस पेमेंट है उसको माइनस करो तो कितना पीरियड होगा? 3 मंथ का पीरियड होगा, अप्रैल में जून, इस हिसाब से 3 मंथ का पीरियड यहाँ पर देखा जाएगा। नेक्स्ट इज 15 दिसंबर तक आपका सिस्टम सिंपल है। ठीक है, 15 दिसंबर तक, सितंबर तक आपका 45% पेमेंट सिस्टम है। अब 14% ऑफ द टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम उससे माइनस करो एडवांस टैक्स पेड अप टू 15 सितंबर। अगर कुछ है माइनस करके 3 महीने के हिसाब से पेमेंट होगा। 15 दिसंबर 75% का है, वहां से सेम टू सेम 3 मंथ का। और अगर 15 मार्च में कुछ है 100% ऑफ द टैक्स ड्यू ऑन द रिटर्न इनकम माइनस एडवांस टैक्स पेड अप टू 15 मार्च। अगर कुछ भी है तो 1 मंथ का कैलकुलेशन होगा। अब यहाँ पर पॉइंट क्या है सर? However, if the advance tax paid by the SSE on the current income, point to be noted, sir. However, if the advance tax paid by the SSE on the current income on or before 15th June or 15th September is not less than 12% or 36% of the tax due on the return income, respectively, then the SSE shall not be liable to pay any interest on the amount of the shortfall on those dates. इस पर्टिकुलर पॉइंट को ध्यान रखिएगा सर। If advance tax paid by the SSE, कुछ पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान रखिए नहीं तो भूल जाओगे। If advance tax paid by the SSE on the current income में तो एडवांस टैक्स वो पे करेगा ऑन और बिफोर 15 जून, जो भी उसका डेट है, 15 जून 15 सितंबर जो भी है। अगर 15 जून 15 सितंबर के पहले अगर उसने एडवांस टैक्स करंट इनकम में पे कर रहा है और वो भी is not less than 12% or 36%, is not less than 12% or 36% of the tax due, that is 15 जून के पहले 12% से कम नहीं देना चाहिए एंड 15 सितंबर से पहले 36% से कम नहीं देना चाहिए on the return income respectively, then the SSE shall not be liable to pay any interest on the amount of the shortfall on those dates. तो उस पर्टिकुलर डेट में उसको कोई भी इंटरेस्ट देने का जरूरत नहीं है। मतलब इस नॉर्मली 15% होना चाहिए, इसमें 12% बोल रहा है 15 जून से पहले, और सितंबर से पहले 36% कम से कम दे देना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो फिर उनको कोई भी इंटरेस्ट देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर बाकी केस में ये 12% से कम दे रहा है या फिर 36% से कम हो रहा है तो फिर इन दैट केस इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है सर, मतलब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आप लोगों को दिखाना पड़ेगा मुझे, डोंट वरी, इंटरेस्ट का कुछ क्वेश्चंस करना पड़ेगा, बट पॉइंट बड़ा ही सिंपल है सर। आप मैटर को समझ लीजिए, 234C इसका कैलकुलेशन आएगा, तो कैलकुलेशन में मैं आपको बाकी पॉइंट में बात करूंगा। ठीक है, ये जो बेसिकली मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C फॉर डिपार्टमेंट ऑफ एडवांस टैक्स बाय कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट एसएससी। ठीक है, बात को ध्यान रखिएगा, इवन 44AD के केस में भी बात बन सकता है। पॉइंट इज वेरी सिंपल, 208 के हिसाब से 44AD वाले मतलब प्रिजम्पटिव वाले has failed to pay such tax or the advance tax paid by such SSE on its current income on or before date specified in column 1। मतलब अगर आप 15 जो भी डेट है 15 के पहले आपने पेमेंट नहीं किया, ठीक है, 15 जून से पहले पेमेंट नहीं किया, 15% स्पेसिफाइड है, आपको 15 सितंबर से पहले 45% देना चाहिए, आपने पेमेंट नहीं किया, जितना शॉर्टफॉल करोगे उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 3 महीना है तो फिर 1% करके जितना शॉर्टफॉल होगा उसके हिसाब से। बट शॉर्टफॉल किसको नहीं मानेगा? एक एक्सेप्शनल पॉइंट देके रखा है सर। शॉर्टफॉल किस चीज को नहीं मानोगे?
एडवांस टैक्स पेड बाय द एसएससी ऑन द करंट इनकम ऑन और बिफोर 15 जून और 15 सितंबर के केस में बोला गया है कि इज नॉट लेस देन 12%, 12% और 36% ऑफ द टैक्स ड्यू ऑन द रिटर्न इनकम रेस्पेक्टिवली, देन द एसएससी शैल नॉट बी लायबल टू पे एनी इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ शॉर्टफॉल ऑन दोस डेट्स। ठीक है, मतलब नॉर्मल, ये एक्सेप्शनल है, नॉर्मली 15 जून से पहले 15% दे देना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पर बोल रहे सिर्फ 12% तक छूट है। 15 सितंबर के अंदर 45% दे देना चाहिए, बट इसमें बोल रहे 36% तक छूट है कि आपको इंटरेस्ट देने का जरूरत नहीं है। ठीक है सर, तो ये पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज ये थोड़ा हटके बता रहा है। और टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम मतलब ये भी देख लो, टैक्स चार्जेबल ऑन टोटल इनकम डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न ऑफ इनकम माइनस टीडीएस माइनस टीसीएस। टैक्स चार्जेबल ऑन टोटल इनकम डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न, मतलब आपने जो रिटर्न फाइल किया उसमें जो आपने टैक्स चार्जेबल किया वहां से टीडीएस माइनस करो, टीसीएस माइनस करो, कुछ रिलीफ है तो वो भी माइनस करो, कोई भी क्रेडिट अलाउड है वो भी माइनस करो, सेट ऑफ कुछ भी है तो जाके जो रहेगा दैट इज एक्चुअली आपका एसेस। मतलब टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम मतलब वही एसेस टैक्स के बारे में बोला जा रहा है। याद रखिएगा सर, एसेस टैक्स आएगा और एसेस टैक्स के ऊपर ही आपका हिसाब होता है। तो एसेस टैक्स क्या है, जो अभी मुझे सुबह भी पूछ रहा था, एसेस टैक्स मतलब टैक्स चार्जेबल ऑन टोटल इनकम डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न ऑफ इनकम माइनस टीडीएस माइनस टीसीएस, एनी रिलीफ ऑफ टैक्स अलाउड, एनी टैक्स क्रेडिट अलाउड एज पर 115 जेडी, जो भी है सब माइनस करो तो भी आपको एसेस टैक्स या फिर टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम पता चलेगा। ओके सर, कुछ चीजें दिमाग में अभी रख लो, ठीक है, बाकी कैलकुलेशन जब करेंगे प्रैक्टिकल तो थोड़ा क्लैरिटी आपको जरूर मिलेगा। सर ऐसे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो सर। प्रोविजन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि सर प्रोविजन ही अगर समझ नहीं आएगा तो दिक्कत है। फॉर एनी डाउट इन प्रोविजंस प्रैक्टिकल जरूरी है, दैट वी कैन अंडरस्टैंड। प्रैक्टिकल तो होगा, अभी हमेशा होता है, बट क्या प्रोविजंस पढ़ के समझ आ रहा है सर, क्या बोल रहा है एटलीस्ट? हाँ, सुबह ने बोला, बाकी सबसे भी पूछना चाहता हूँ। यस सर। ओके सर, ठीक है सर। इस प्रोविजन दिमाग में रखो, तो बाकी जब कैलकुलेशंस करेंगे ना ऑटोमेटिक कनेक्शन जुड़ जाएगा। ठीक जैसे कल के क्लास में भी जुड़ गया था, ऐसे पढ़ने के टाइम पे ऐसा लगता है कि हे भगवान की किसका यूज कहाँ है, पर जब टाइम आता है हम लोगों को समझ में आ ही जाता है कि यूज कहाँ पर हो सकता है। ओके, और क्या है सर? computation of interest under section 234C in case of an assessee who declares profits and gains in accordance with the provision of, अच्छा presumptive वाले के लिए बोल रहा है, चलो इसका भी देख लेते हैं 234C क्या बोल रहा है। सिंपल है बट फिर भी, in case an assessee who declares profit and gains in accordance with the provision of 44AD1 and 44ADA1 who is liable to pay advance tax under 208 has failed to pay such tax on or the advance tax paid, उसका normal date क्या है, on or before 15th March is less than the tax due on the return income, then the assessee shall be liable to pay simple interest at the rate of 1% on the amount of shortfall from the tax due on the return income. That means very simple sir, अगर आप presumptive वाले हो और अगर आप 15 मार्च से पहले आपका ड्यू जो भी अमाउंट था अगर आपने पेमेंट नहीं किया, ठीक है, तो फिर आपको शॉर्टफॉल अमाउंट में सिंपल इंटरेस्ट 1% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा। ये 234C का केस है। और अगर आप कोई प्रिजम्पटिव वाले नहीं हो, कोई भी कॉर्पोरेट या नॉन कॉर्पोरेट हो, तो इन दैट केस आपका हिसाब ऐसे होगा, 15 जून से पहले 15% पेमेंट नहीं किया तो फिर शॉर्टफॉल इन एडवांस टैक्स देखा जाएगा। और हाँ बोलो सर। দাদা স্যালারি হোল্ডারদের জন্যও লাগে। हाँ ऑब्वियसली, যাদের ইনকাম গ্রেটার দেন 5 লাখ, एग्जैक्टली বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লাগে তাদের। हाँ ऑब्वियसली, तब तो उनका टीडीएस भी काट लेता है, ठीक है, और एडवांस टैक्स लायबिलिटी अगर ज्यादा हो जाए तो भी उसको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। यस यू आर राइट, ठीक है, और स्पेशली बीपी इनकम के लिए तो है ही वो वाला चीज है। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234(6) सर्टेन केसेस, कुछ केसेस है जहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होता, जैसे कि देख लो सर कहां पर 234C मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेशंस, मतलब इंटरेस्ट लगेगा नहीं। Interest under section 234C shall not be leviable in respect of any shortfall in payment of tax due on return income where such shortfall is on account of underestimate or failure to estimate, जैसे कि the amount of capital gain के केस में। Income of nature referred in section 224(9) that is winning from lottery, crossword puzzle etc. ठीक है, because यहाँ पर इनकम पता करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। और income under the head profits and gains on business and profession where in case income accrues or arises under the shade head for the first time, पहली बार इनकम हो रहा है, प्रॉफिट एंड इनकम गेन्स एंड इनकम एंड प्रोफेशन से इनकम एक्रू हो रहा है या अराइज हो रहा है अंडर द शेडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इनकम हो रहा है। अब पहली बार जो कोई बिजनेस करता है उसको कैसे पता चलेगा सर इसका इनकम कैसे होगा, कितना होगा?
बात समझ रहे हैं सर आप लोग? यहाँ पर हम लोग एजम्पशन करके एडवांस पेमेंट करते हैं, लेकिन कोई बिजनेस जैसे लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल में आपको कितना इनकम होगा इसका पता करना मुश्किल है ना? कैपिटल गेन कितना होगा ये भी पता करना थोड़ा मुश्किल है। और कोई फर्स्ट टाइम बिजनेसमैन उसको कितना प्रॉफिट होगा ये कैसे वो एज्यूम कर लेगा? पहले कभी किया ही नहीं बिजनेस, तो कैसे एज्यूम कर लेगा कि मेरा कितना बिजनेस में प्रॉफिट एक्रू हो सकता है या राइज हो सकता है? बात कुछ समझ में आ रहा है सर? लॉजिकल है कि नहीं ये पॉइंट? हेलो, बात कुछ पल्ला पड़ा कि नहीं पड़ा, है ना? तो एकदम लॉजिकल पॉइंट है। However, the assessee should have paid the whole of the amount of tax payable in respect of such income referred to in 1, 2, 3, अगर सारा का सारा पेमेंट कर दिया, as the case may be, had such income been a part of the total income as part of the remaining installment of advance tax which are due or where such no installments are due by 31st March of the assessment year। ठीक है, अगर पेमेंट कर दिया तो फिर जो भी ड्यू है उसके हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएगा। ओके सर, ये तो था एडवांस टैक्स का ओवरऑल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट पेमेंट, एडवांस टैक्स का डेट, ठीक है, जो बहुत ही वाइटल पॉइंट माना जाता है। अब मैं आपको बात कर लेता हूँ एक बार टीसीएस के बारे में, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ठीक है, 206C 206C के सी में टीसीएस के बारे में कहा गया है। अरे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस नहीं, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स या टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, जो भी बोलो। सेलर्स ऑफ सर्टेन गुड्स, कुछ स्पेशल गुड्स का बिजनेस करने वाले required to collect tax from the buyers at the specified rates। मतलब हम गुड्स का बिजनेस करते हैं और टैक्स कलेक्ट बायर से ही कर लेते हैं, इट्स लाइक जीएसटी टाइप्स। द स्पेसिफाइड परसेंटेज फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स इज एज फॉलोज। तो चलो देख लेते हैं कि किस किस केस में टीसीएस कलेक्ट किया जाता है। सर देख के ही समझ में आ गया होगा, अल्कोहलिक लिकर फॉर कंजम्पशन, ह्यूमन कंजम्पशन, जिसके लिए लाइन लगता है सर, लंबा लाइन, हम लोग जानते हैं। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे अच्छा परसेंटेज में थोड़ा ध्यान रखिएगा। फ्रॉम 1/4/2020 टू 31 मार्च 2020 का डेट था, और फ्रॉम 14 में 2020 से लेके 31 मार्च 2021 में रेट कुछ चेंज हुआ। ठीक है, तो अल्कोहल में चेंजेस नहीं किया बिकॉज सरकार को इसमें अच्छा खासा इनकम हो जाता है ना, गवर्नमेंट को, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ही अच्छा खासा इनकम मिलता है इसका। ठीक है, तो ये टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का जो इनकम है ये स्टेट गवर्नमेंट छोड़ने वाला है नहीं। तो यहाँ से 1% का टैक्स, ठीक है, 1% का टीसीएस बायर से कलेक्ट किया जाएगा। टेंडू लीव्स जानते हैं सर आप लोग? टेंडू लीव्स क्या है? हाँ सर सुने हैं। क्या होता है बोल, टेंडू लीव से क्या बनता है? याद नहीं आ रहा है? किसको याद आ रहा है सर टेंडू लीव्स क्या काम होता है? खोइनी, बीड़ी सर, बीड़ी। ये माँ बीड़ी समझते हो ना सर? हाँ, इंडियन सिगरेट। हाँ, उड़ीसा में, उड़ीसा झारखंड एरिया में बहुत ज्यादा इसका खेती होता है। ठीक है, ये देखो, It's not the Indian cigarette, that's called Indian khaki। इंडियन खाकी खाकी, अच्छा। Tendu plucking gets each family anything between 4,000 to 20,000 in a season. In some cases, it could be as much as 50,000 से भी ज्यादा। In areas where ग्राम सभाs conduct Tendu auction, Tendu का auction होता है, local gets share in royalty apart from wages for plucking leaves. No auction can bring a cash crunch in the area. Less demand for बीड़ी, क्या बोलते हैं इसको? बीड़ी, okay? Less demand for बीड़ी can hit other workers of the industry. तो जो भी हो, दिस इज बीड़ी बन रहा है ना सर, ये देखो सर, ये बीड़ी का पत्ता है, ये पहले पेड़ ऐसे होता है सर। ठीक है, जानते हैं सर आप लोग? नहीं जानते तो देख लो, उड़ीसा वगैरह में टेंडू लीव्स का बहुत खेती होता है। ठीक है, तो पहले ऐसे बीड़ी का पत्ता ऐसे देखने में होता है, इट्स लाइक पान पत्ता जैसा ही देखने, ये तो पान पत्ता है, सॉरी नॉट दिस वन, दिस वन टेंडू लीव्स माइनर फॉरेस्ट, छत्तीसगढ़ में है ये देखो, इसको फिर से सुखाया जाता है। ठीक है, ड्राई करते हैं इसको, उसके बाद देखो इसको इस तरह से बनाया जाता है, ये देखो इस तरह से बनाते हैं। ट्राइबल बेल्ट में इसका बहुत ज्यादा काम होता है सर। ठीक है, आप देख के समझ सकते हो, बट इट्स अ बिग इंडस्ट्री सर। एक हमारे वहाँ पर एक है और ज्यादातर लड़की लोग काम करते हैं, आप देख सकते हो, मैं बोला ना ट्राइबल बेल्ट में बहुत होता है, तो आप देख सकते हो किस तरह से ट्राइबल बेल्ट में काम हो रहा है। हमारे मेरा नेटिव जहाँ पर है वहाँ से थोड़ा सा अंदर में एक जगह है, 50-60 किलोमीटर दूर में होगा, एक ब्रांड है जीवन बीड़ी बोल के। ठीक है, इतना मतलब सर करोड़ों का इनकम करते हो जो जीवन बीड़ी का ओनर है। ठीक है, अब क्या बताऊं मैं आपको। ठीक है सर,
आप लोग काफी समझ गए। टेंडू लिप्स, टेंडू लिप्स में कलेक्शन देखो टीसीएस का 5%, थोड़ा चेंज हुआ है रिसेंटली 3.75%। टिम्बर ऑब्टेन्ड अंडर ए फॉरेस्ट लीज, टिम्बर समझते हैं ना सर, फॉरेस्ट लीज में जो टिम्बर लिया जाता है, मेरा पापा ही काम करते हैं सर गवर्नमेंट के, टिम्बर लेते हैं, मतलब गवर्नमेंट क्या करते हैं, टिम्बर को फॉरेस्ट ऑक्शन में डालते हैं। सर कैसे पता चला आपको? मैं बोला ना मेरे घर में पापा का बिजनेस है, ये बचपन में देखते आ रहा हूँ सर, फॉरेस्ट एरिया में जन्म है मेरा, इसलिए मुझे फॉरेस्ट एरिया का थोड़ा बहुत जानकारी है। ये मैं आपको अभी ओपन करता हूँ, वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट ऑक्शन, ये देखो सर, पापा के लिए कभी कभी करना पड़ता है इसलिए ओपन भी है। ये वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट ऑक्शन आजकल ऑनलाइन में होता है, जैसे शेयर मार्केट से शेयर खरीदा जाता है वैसा ही यहाँ से आप लकड़ी खरीद सकते हो। देखोगे, ये देखो यहाँ पर लिस्ट दिखाएगा, ये देखो, ये आप लोगों को लकड़ी दिख रहा है, इसको टिम्बर बोलते हैं सर, दिस इज कॉल्ड टिम्बर। दिखाई दे रहा है क्या? ऐसे नॉट जस्ट इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये इसको पोल भी बोलते हैं, टिम्बर बोलते हैं, ठीक है, इसका फायरवुड भी आता है, बहुत सारा चीजें होते हैं, तो इसका ऑक्शन होता है, ठीक है, तो उसी ऑक्शन का जो भी कलेक्शन है उसी को बोला जा रहा है सर, जो गवर्नमेंट कलेक्ट करते हैं, जो बेसिकली परचेज करते हैं उनसे। तो ये देखो दार्जिलिंग में अभी ऑक्शन है, आप देख रहे हैं सर, दार्जिलिंग फॉरेस्ट डिवीजन में ऑक्शन है, डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। लोग क्या, बांकुड़ा दिखाई दे रहा है क्या? दार्जिलिंग, बांकुड़ा, फिर मेदिनीपुर, मेरा पापा ज्यादातर मेदिनीपुर एरिया में करते हैं सर, मेदिनीपुर झाड़ग्राम एरिया में पापा करते हैं, मेदिनीपुर एफसीडी, ठीक है, मेदिनीपुर फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन डिवीजन। तो यहाँ पर पूरा लॉट बता देता है सर, यहाँ लॉट मिलता है, मतलब कहाँ पर कितना लकड़ी है, एवरीथिंग पता चल जाता है, मतलब कितना टिम्बर है। फिर वही देखो सर, सेल लिस्ट निकल गया, देख रहे हैं सर, आप भी कर सकते हो, करोगे? आप भी कर सकते हो, ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई भी आ सकता है। हाँ, एक आर्नेस्ट मनी जमा करना होता है, ठीक है, ये देखो मेरे घर में ये सब मतलब नेटिव में मेरे सिस्टर और पापा और कुछ भी है, पापा का कोई फ्रेंड लोग है, पार्टनर लोग एक साथ करते हैं वो। मैं तो आज मेरा 30 इयर्स का एज हो गया, मैं पापा को देखकर मतलब उससे भी पहले से पापा कर रहे हैं, मतलब मोर देन 40 ईयर्स से पापा कर रहे हैं। ये देखो सर क्या लिखा है, मैं जस्ट आपको, मुझे नॉलेज है इसका ज्यादा इसलिए थोड़ा दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। पोल है, साल है, 12 फीट का है, लेंथ बताया है, कितना पोल है, 17 पोल है, ठीक है। ऐसे पोल मिलेगा। बारोमेशिया, ये एक जंगल का नाम है बेसिकली, गौदा पीएसएल फॉरेस्ट डिवीजन कहते हैं, मिदनापुर में ही है सर, ठीक है। आई नो दीज एरियाज। तो एग्जैक्टली कहाँ पर कौन सा मतलब लकड़ी है सब कुछ पता चल जाता है, और गवर्नमेंट इसका एक ये लोधासुली का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे, सुने हैं सर लोधासुली? बहुत फेमस फॉरेस्ट रेंज है सर। पहले तो डेकॉइटी होता था, आजकल डेकॉइट थोड़ा कम हो गया है। नाम सुने नहीं आप लोग? बहुत फेमस नाम है, NH6 में आता है। ओके, मेरे घर के सामने, नेटिव के सामने है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या है सर, सीरीज मैंगो, अच्छा आम का टिम्बर है और सीरीज का टिम्बर है, देख रहे हैं सर, मिक्स स्पीसीज, कितना मीटर का है, सब कुछ पता चल जाता है। किसको आना है सर बिजनेस करने के लिए? जो भी हो मैं तो बस आप लोगों को ऐसे ही दिखाया, टिम्बर, बीड़ी, हर चीज का बिजनेस कर सकते हो जिसमें मन है, मैं तो बस ऐसे ही दिखा दिया। ओके, तो ये सब चीजों में अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न करता है गवर्नमेंट। तो टिम्बर ऑब्टेन अंडर ए फॉरेस्ट लीज 2.5, अभी थोड़ा कम हुआ है 1.875। टिम्बर ऑब्टेन बाय एनी मोड अदर देन फॉरेस्ट लीज छोड़ के, अगर मतलब पूरा फॉरेस्ट लीज में भी ले सकते हो तो उस केस में 2.5, वो भी सेम टू सेम रेट है। एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉट बीइंग टिम्बर और टेंडू लिप्स, बाकी किसी भी तरह का फॉरेस्ट प्रोड्यूस टिम्बर या टेंडू लिप्स छोड़ के, उसमें भी 2.5 एंड 1.875, बट रेट चेंज हो सकता है इसलिए प्रोडक्ट वाइज अलग किया। कोई भी स्क्रैप का ऑक्शन होता है सर, ये पोर्ट वगैरह में भी होता है, ठीक है। किसी भी स्क्रैप में जब भी कोई सेल होता है तो जो स्क्रैप का सेलर है वो बायर से कलेक्ट कर लेते हैं 1% TCS, और या फिर करंट चल रहा है 0.75%, ठीक है। मिनरल्स बिंग स्क्रैप का समझते हो ना सर, ये नॉर्मली पोर्ट यार्ड वगैरह में स्क्रैप वगैरह मिलता है, ठीक है, जहां पर भी स्क्रैप का सेल होता है, जो स्क्रैप डीलर है उनको लेना पड़ता है। मिनरल्स बिंग कोल और इग्नाइट, लिग्नाइट और आयरन ओर, अरे ये तो आसनसोल रानीगंज एरिया का पूरा खेल है सर, कोल, लिग्नाइट और आयरन ओर वगैरह का। इस केस में भी TCS का कलेक्शन 1%, 0.75% का कलेक्शन है। तो एक चीज आप देख रहे हो सर, ये TCS कलेक्शन का जो एरिया है ये ज्यादातर केस में किस चीज पे लग रहा है, नेचुरल रिसोर्स पे, स्पेशली जो नेचुरल रिसोर्सेज का काम धंधा होता है
जैसे आप लोग आयरन और माइन देखे हो सर? हाँ, आयरन और माइन या लिग्नाइट देखे हो सर? इंडिया में बहुत जगह में है आयरन और माइन, वेस्ट बंगाल में भी है लग रहा है। ये देखो सर, कुछ ऐसा देखने में होता है आयरन और का माइन, ठीक है, एकदम हार्ड रॉक एरिया, कुछ इस ये सब एरिया में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में बहुत सारा है, ठीक है, कर्नाटका में है, इधर आपका महाराष्ट्र में गोवा के पास है, ठीक है, इधर आपका उधर ये कर्नाटका में है, कर्नाटका में 2 है, झारखंड में ज्यादा है, छत्तीसगढ़ में भी है। तो दीज आर द एरिया। ऐसे थोड़ा कम ही दिख रहा है बट फिर भी कम नहीं है, जितना है काफी है। ओके, समझ में आ गया सर टीसीएस का बात? बोलो, टीसीएस समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। ओके, however, no collection of tax shall be made in the case of resident buyer if such buyer furnishes a declaration in writing in duplicate to the effect that goods are to be utilized for the purpose of manufacturing, processing or producing article or things, or for the purpose of generation of power and not for trading purpose. Point to be noted, sir. No collection of tax shall be made in case of a resident buyer, okay, if such buyer furnishes a declaration in writing in duplicate to the effect that goods are to be utilized for purpose of manufacturing, processing or producing article or thing, or for the purpose of generation of power, ठीक है, जो भी चीजें यहाँ पर आप लोगों ने देखा, सारा का सारा चीज हो सकता है, पर ट्रेडिंग पर्पस नहीं होगा, मतलब उस चीज का वो लोग फर्दर सेल नहीं करेगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर टीसीएस कलेक्शन नहीं होगा, नो कलेक्शन ऑफ टैक्स, लेकिन उसके लिए प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि ट्रेडिंग पर्पस नहीं है, ठीक है। यूटिलाइज कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, प्रोड्यूसिंग आर्टिकल थिंग कर सकता है। उसका काके देखाबो दादा? हाँ, गवर्नमेंट के अथॉरिटी को, जिस पर्टिकुलर अथॉरिटी से तुम लेके आओगे वहां से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अथॉरिटी वो मेन गवर्नमेंट को पास कर देगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पॉइंट है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, माइनिंग डिपार्टमेंट है तो उसका माइनिंग डिपार्टमेंट। जैसे मैंने आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी दिखा है ना, ये सेल लिस्ट किसका था, ये सेल लिस्ट किसका है, वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सॉल्ट लेक, ये क्या की बोले ওটাকে বন ভবন बोले बोला है, और अरण्य भवन में भी, अरण्य भवन में भी बोले, हाँ अरण्य भवन, हाँ अरण्य भवन, एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली यही सब चीजें इस तरह से काम करता है। तो हर स्टेट का अपना अपना है, उसी तरह से आपको वहां सबमिट करना पड़ेगा। एवरी पर्सन who grants a lease or license or enters into a contract or otherwise transfer any right or interest in any parking lot, parking lot समझते हो? पार्किंग लॉट क्या होता है? टोल प्लाजा, पार्किंग लॉट, माइन और ए क्वेरी टू अनदर पर्सन अदर देन पब्लिक सेक्टर कंपनी। किसको लीज पे दे रहे हैं सर? सरकारी कंपनी को नहीं, अदर देन पब्लिक सेक्टर कंपनी। आप किसी को पार्क, जैसे बिग सिटीज में या फिर हाईवेज के साइड में पार्किंग लॉट होता है ना, जहां पर गाड़ी पार्क करवाया जाता है, सिटी में भी मिलता होगा। तो किसको कौन दे रहा है? एवरी पर्सन हु ग्रांट्स अ लीज और ए लाइसेंस और एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज ट्रांसफर एनी राइट ऑफ इंटरेस्ट इन एनी, किसमें? पार्किंग लॉट में। अगर पार्किंग लॉट किसी को लीज पे दे रहे हो, टोल प्लाजा, ये सब तो लीज पे ही दिया जाता है। टोल प्लाजा समझते हो सर? इट्स अ वेरी पॉपुलर पॉइंट। आप लोग तो लॉन्ग ड्राइव में हर कोई जाते हो, या फिर किसी का तो हाईवे के साइड में भी घर हो सकता है, तो टोल प्लाजा तो आप लोग देखे ही होंगे। कौन सा टोल प्लाजा मुझे सामने दिखेगा? टोल प्लाजा बाली, टोल प्लाजा बाली, बाली, चलो बाली हावड़ा टोल प्लाजा। हाँ, दिल्ली रोड में एकदम आसपास में टोल प्लाजा मिल जाएगा। ये जो टोल प्लाजा बैठा जाता है सर, इस तरह का देखने में होता है ना अपने इसके पास, ठीक है, बहुत सारा जगह। ये धुलागढ़ वाला निकल गया, ठीक है, ये धुलागढ़ वाला दिखा रहा है यहाँ पर मुझे। तो ये सब टोल प्लाजा एक्चुअली लीज में बिठाया जाता है। तो जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है ना, वो किसी ना किसी को लीज पे देते हैं प्राइवेट लेवल पे, ठीक है। तो ये जितना ये टोल प्लाजा का लाइसेंस का अमाउंट है, उस लाइसेंस के अमाउंट पे टीसीएस कलेक्शन होगा। वही पॉइंट यहाँ पर बताया जा रहा है सर, ठीक है। तो दैट इज द पॉइंट। टू अनदर पर्सन, किसको? अदर देन पब्लिक सेक्टर कंपनी। पब्लिक सेक्टर कंपनी को छोड़ के आप किसी और को भी दे रहे हो, उसके लिए फॉर द यूज ऑफ सच पार्किंग लॉट और टोल प्लाजा और माइन और क्वेरी for the purpose of business, the tax shall be collected as provided from the licensee or lessee,
or any such license, contract or lease of the specified nature at the rate of 2%. कितने का? 2% का. 1.5% अभी चल रहा है 14 मई 2020 से लेके 31 मई 2021 तक चला है. At the time of debiting the amount payable by the licensee or lessee to his account, or at the time of receipt of such amount from the licensee or lessee in case or by issue of check or draft by way, और मतलब बेसिकली जिस टाइम पे पेमेंट होगा और जो अर्लियर होगा, ठीक है, या फिर चेक इशू करने के टाइम पे या फिर पेमेंट क्रेडिट होने के टाइम पे, जो अर्लियर होगा उसी टाइम पे नॉर्मली 2% रहता है, बट अभी रिसेंट ट्रेंड में वो 1.5% किया गया है. कोविड सिचुएशंस में देखते हुए आप समझ ही रहे हो कि क्यों कम किया गया है कलेक्शन रेट. तो ये है टीसीएस का पॉइंट, ठीक है, ये थोड़ा स्पेशल पॉइंट था. तो मतलब बेसिकली पूरा बिजनेस एरिया का नॉलेज होना चाहिए आप लोगों को. अगर आप हर एक बिजनेस एरिया को समझोगे ना तो कितना सारा बिजनेस होता रहता है. ये जो लोग एक्चुअली बहुत करप्शन भी होता है, मुझे खबर है, बिकॉज हाईवे के साइड में घर है, तो मतलब जो नेटिव है, तो मुझे सब खबर मिलता है कि किस तरह से लीज मिलता है और उस लीज में कितना मतलब जो भी चार्जेस होता है और क्या डुप्लीकेसी चलता है. लेकिन ठीक है, डुप्लीकेसी अपने जगह में, बट आप बातों को समझना, इस पे बहुत इनकम होता है. तो इससे गवर्नमेंट भी जो भी है वो भी टीसीएस अच्छा खासा कलेक्ट कर लेता है. जो भी हो, चलो अभी करप्शन के बारे में बात नहीं करना चाहिए. एवरी पर्सन बीइंग ए सेलर who receives any amount as consideration for sale of motor vehicle of the value exceeding 10 lakh, अगर कोई मोटर व्हीकल जिसका वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है, shall at the time of receipt of such amount collect tax from the buyer. ठीक है, बायर से टैक्स कलेक्ट करेगा at the rate 1%, 0.75% ड्यूरिंग द पीरियड. ओके, मतलब 10 लाख से ज्यादा का गाड़ी है, मोटर व्हीकल है, तो फिर उस पर 1% का टैक्स लग जाएगा. सिंपल बात है. तो सेल कंसिडरेशन पे कौन से का किससे कलेक्ट होगा? बायर से ले लेगा जो बेसिकली सेल कर रहा है. और क्या पॉइंट है सर? एवरी पर्सन बीइंग एन ऑथराइज्ड डीलर, एवरी पर्सन बीइंग एन ऑथराइज्ड डीलर हु रिसीव्स अमाउंट अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम्स LRS of the RBI for overseas remittance from buyer, being a person remitting such amount out of India, being seller of an overseas tour program package who receives any amount from the buyer who purchased the package. बात को समझिएगा, कौन है सर? Being an authorized dealer who receives amount under the liberalized remittance schemes, LRS schemes RBI का for overseas remittance. मतलब आप क्या करते हो, RBI के थ्रू से जो स्कीम है कि आप यहाँ पेमेंट लेके किसी दूसरे को ओवरसीज में रेमिट करते हो फ्रॉम ए बायर, किसी से लेके किसी को रेमिट करते हो, तो जिसको रेमिट कर रहे हो ना अमाउंट ऑफ मनी, उससे आप टीसीएस कलेक्ट करोगे. बीइंग ए पर्सन रिमिटिंग सच अमाउंट आउट ऑफ इंडिया, जो आउट ऑफ इंडिया में पैसा रेमिट कर रहा है आरबीआई लाइसेंस के थ्रू से, वो जिसको लाइसेंस दे मतलब उस पर्टिकुलर अमाउंट को रेमिट कर रहा है, मतलब ट्रांसफर कर रहा है, उनसे टीसीएस कलेक्ट करेगा. ठीक है. एंड बीइंग सेलर ऑफ एन ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, ये ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज तो होता है ना सर, टूर गाइडर जो होते हैं, टूर प्रोग्राम अरेंज करते हैं, बहुत सारे हैं ऐसे हमारे इंडिया में, कोलकाता में भी बड़े बड़े हैं, कुंडू एंड समथिंग कोई है एक बहुत फेमस टूर ऑपरेटर. ठीक है. तो बीइंग ए सेलर ऑफ एन ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज who receives any amount from the buyer who purchased the package, वो भी TCS कलेक्ट करेगा. Has to collect the tax rate at the rate of 5% of such amount at the time of debiting of the amount payable by the buyer or at the time of receipt of such amount from the said buyer by any mode whichever is earlier. समझ रहे सर? ये देखो सर, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, रेट ऑफ TCS in case of collection by a authorized dealer. ठीक है, in case of a collection by an authorized dealer, where the amount is remitted for a purpose other than purchase of overseas tour program package. ठीक है, where the amount is remitted for a purpose other than purchase of overseas tour program package, तो फिर नील, no tax to be collected at source अगर टूर प्रोग्राम पैकेज नहीं है. and the amount of aggregate of the amount being remittance by a buyer is less than 7 lakh in a financial year. अगर ये रेमिटेंस जो हो रहा है ना आरबीआई के थ्रू से, अगर एनी फाइनेंशियल ईयर में वो 7 लाख से कम है, तो भी कोई टैक्स देने का जरूरत नहीं है. ठीक है. बट वेयर द अमाउंट इज रेमिटेड फॉर ए पर्पस अदर देन परचेज ऑफ ओवरसीज टूर प्रोग्राम. ठीक है, यहाँ पर ये चीज बोला है सर, वेयर द अमाउंट इज रेमिटेड फॉर ए पर्पस अदर देन परचेज ऑफ ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज एंड द अमाउंट ऑफ एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 7 लाख इज रेमिटेड बाय द बायर. मतलब अगर 7 लाख से ज्यादा हो रहा है, तो इन दैट केस 5% ऑफ द अमाउंट ऑफ एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सेस ऑफ 7 लाख जितना होगा उसके ऊपर टीसीएस लगेगा. और where the amount being remitted out is a loan obtained from any financial institutions for the purpose of purchasing any education के कारण हो रहा है, तो in that case TCS 0.5% का लगेगा 7 लाख के ऊपर जितना होगा. ठीक है.
तो रेट थोड़ा सा आपको याद रखना है कि कब कितना TCS लग जाता है और कब क्यों लगता है, ठीक है। एंड केसेस वेयर नो टैक्सेस टू बी कलेक्टेड, पॉइंट टू बी नोटेड सर, जब TCS कलेक्ट नहीं होता, नो TCS बाय ऑथराइज्ड डीलर ऑन एन अमाउंट इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच द सम हैज बीन कलेक्टेड बाय द सेलर, नो TCS इफ द बायर इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, अगर बायर TDS देता है अंडर एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड हैज डिडक्टेड सच टैक्स, अगर वो TDS काटते हैं तो फिर उसे TCS नहीं होगा। एंड नो TCS इफ द बायर इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अगर कोई बायर सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई स्टेट गवर्नमेंट है, कोई एम्बेसी है, हाई कमीशन है, लीगेशन, commission, consulate, trade representation of a foreign state, local authority or any other person notified by the central government subject to fulfillment of conditions stipulated thereunder, तो उनसे भी TCS कलेक्शन नहीं होगा। और ये वाला बात याद रखिएगा सर, नो TCS by authorized dealer on an amount in respect of which the sum has been collected by the seller, मतलब अगर वो अमाउंट TCS के अंदर आता ही नहीं है, जैसे 7 लाख के नीचे का बात, तो उसमें TCS तो आप कलेक्ट करोगे ही नहीं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह का पॉइंट TCS से डील होता है सर, तो जिसमें टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का एक लंबा एरिया का कहानी आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया। और भी कुछ पॉइंट रह गया क्या? हाँ सर, एक देख लेते हैं क्या रह गया है। एवरी पर्सन बीइंग ए सेलर हु रिसीव्स एनी अमाउंट एज कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स ऑफ द वैल्यू 50 लाख से ज्यादा इन ए प्रीवियस ईयर अदर देन एक्सपोर्टेड गुड्स और गुड्स कवर्ड, ऊपर में जो भी ACD जो भी, इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स at the time of receipt of such amount 0.1% or 0.075%, अच्छा मतलब नॉर्मली 0.1% होता है, बट 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 के अंदर 0.075% चला है ऑफ द सेल कंसीडरिंग एक्सीडिंग 50 लाख। हाउएवर टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड इफ द बायर इज लायबल टू TDS, अगर बायर TDS के साथ कनेक्टेड है तो फिर उनसे TCS कलेक्शन नहीं होगा अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट ऑन द गुड्स परचेज्ड बाय हिम फ्रॉम द सेलर एंड इज डिडक्टेड एट सच टैक्स, मतलब अगर TDS के साथ कनेक्टेड है तो TCS इस केस में नहीं होगा। और फाइनल पॉइंट सर, इन केस ऑफ नॉन फर्निशिंग ऑफ पैन एंड आधार बाय द बायर, मतलब जो बाई कर रहा है अगर वो पैन या आधार नहीं देता है, टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड एट द हायर रेट। क्या रेट हो जाएगा? ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द सबसेक्शन, मतलब जो रेट बोलेगा उससे ज्यादा या 1%, ठीक है। जो रेट बोलेगा उससे डबल कर दिया जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, या तो 1%, ठीक है। इनमें से जो हायर होगा, हायर ऑफ दिस, या तो 0.1 या तो 2, इन दोनों में से जो हाई होगा वो वाला अमाउंट हो जाएगा। किस केस में? जब पैन और आधार बायर सबमिट नहीं करेगा टू दी सेलर को। बेसिकली अनऑथराइज्ड एक्सेस को बंद करने के लिए ये पैन और आधार आजकल मस्ट है ना सर, इसीलिए ये किया गया है। बोलो सर, TCS का लंबा कहानी था, एडवांस टैक्स एंड TCS। कुछ पल्ला पड़ा सर? एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा आप लोगों को, ऑब्वियसली गो थ्रू करना पड़ेगा। और उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस का मतलब एकदम डिटेल्स लेके आप लोगों के साथ बात करूंगा, तो थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर है, एक बार देखोगे क्या? देखोगे सर ये क्वेश्चन एक बार देखो कि कैसा क्वेश्चन होता है। ऐसे तो ये TDS रिलेटेड है, ऐसे ये क्वेश्चन TDS रिलेटेड है, तो ऐसा क्वेश्चन का डिटेल्स विद आंसर में आप लोगों के लिए रेडी रखा, तो आप लोग बस एक बार घर में इसको गो थ्रू करना, ठीक है। घर में एक बार करके गो थ्रू करना, फिर और कुछ क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को करवाऊंगा, क्योंकि एडवांस टैक्स का कुछ एरिया है जो अभी भी मैंने क्वेश्चन के थ्रू से ही आपको बताऊंगा, तो ठीक लगेगा। तो आप देखो ये क्वेश्चन है यहाँ पर, ABC लिमिटेड मेक्स द फॉलोइंग पेमेंट्स टू मिस्टर एक्स, अ कॉन्ट्रैक्टर। ये लास्ट दिन का आपका TDS के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। फॉर कॉन्ट्रैक्ट वर्क ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। अब क्या कहते हैं सर, 20,000 फर्स्ट में 2020 को, 25,000 फर्स्ट ऑफ अगस्त 2020 को, एंड 28,000 फर्स्ट ऑफ दिसंबर 2020 को। कहते हैं सर on 1st March 2021 a payment of 30,000 is due to Mr. X on account of contract work. Discuss whether ABC Limited is liable to deduct tax at source under section 194C from payment made to Mr. X. TDS का सवाल है सर, लास्ट दिन का। बोलो सर, याद है कॉन्ट्रैक्ट वर्क कौन सा सेक्शन के अंदर आता है? कॉन्ट्रैक्ट का TDS याद है सर, 194C। किसी को भी याद आ रहा है? देखो सर, इसीलिए सेक्शंस को डिटेल्स में पढ़ना कितना जरूरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर कि क्यों इतना डिटेल्स में सेक्शंस को पढ़ना जरूरी है। शायद पढ़ने टाइम में आप लोगों को नींद आ सकता है, बिकॉज इतना सारा डिटेल्स दिमाग खा सकता है, बट अगर आप इंटरेस्ट के साथ समझोगे, बिजनेस वर्ल्ड को समझोगे, गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन का एरिया को समझोगे, तो नींद तो छोड़ो, आपका होश उड़ जाना चाहिए।
ऐसे पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर के बारे में मैंने लास्ट दिन आप लोगों को ये बताया था, अरे बताया था कि नहीं बताया था? पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर देखो क्या कहते हैं, सिंगल सम क्रेडिटेड और पेड। अगर सिंगल सम 30,000 से ज्यादा है और एग्रीगेट सम्स अगर क्रेडिटेड और पेड 1 लाख से ज्यादा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर तो टीडीएस काटा जाएगा, और टीडीएस का रेट 1% है और करेंटली 0.75% चल रहा है अगर इंडिविजुअल और एचएफ के लिए हो रहा है, और क्रेडिटेड इफ द पेई इज इंडिविजुअल और एचएफ। अगर पेई अदर पर्सन है तो उनके लिए 2% है, और तो यही मेनली केस है। इंडिविजुअल एचएफ के लिए 1% टीडीएस, और अगर अदर कोई है कंपनी वगैरह है तो फिर उनके लिए 2% टीडीएस। अगर सिंगल पेमेंट 30,000 से ज्यादा है, सिंगल पेमेंट 30,000 से ज्यादा है तो भी टीडीएस लग जाएगा, और ओवरऑल अगर 1 लाख से ज्यादा है तो भी टीडीएस लग जाएगा। तो अगर क्वेश्चन अब देखो कौन किसके मतलब कौन कौन कट सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल स्टेट प्रोविजनल कॉर्पोरेशंस, कंपनी, फर्म, ट्रस्ट, रजिस्टर्ड सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है। इंडिविजुअल एचयूएफ भी कर सकता है, इवन यूनिवर्सिटी अंडर यूजीसी एक्ट भी कर सकता है, फॉरेन स्टेट, फॉरेन एंटरप्राइज, इवन कोई इंडिविजुअल एंड एचयूएफ भी कर सकता है जिनका टोटल टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा हो, तो वो भी कट सकता है टीडीएस। किससे? जो भी पेई होगा उससे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर से। कॉन्ट्रैक्टर कौन होते हैं? एनी रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर, उनसे कटेगा, ठीक है। कौन काटेगा? ये लोग काटेगा, समझ रहे सर? ये है 194C का क्वेश्चन, तो इसी के ऊपर ये क्वेश्चन आधारित है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 194C। ऐसे किसी भी सेक्शन के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इफ यू नो द सेक्शंस देन यू कैन इजीली गिव द आंसर। तो बता दो सर इस केस में क्या होगा। चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहीं से, क्योंकि ये पूरा टोटली प्रोविजन बेस्ड है तो मुझे आपको प्रोविजन से समझाना पड़ेगा। तो इन दिस केस क्या हुआ है सर? अच्छा पहले तो आप लोग मुझे एक चीज बताओ कि टोटल करके ये सब 30,000 एट ए टाइम में क्रॉस नहीं कर रहा है। 1/5 2020, 20,000, 25, 28 कोई भी 30 क्रॉस नहीं कर रहा है, बट तीनों को टोटल करके कितना हो रहा है सर? देखो तो 73,000। 73,000। और ये जो 1 मार्च 2021 को पेमेंट है 30,000 का इज ड्यू, ठीक है, ये ड्यू है मिस्टर एस का ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क। तो अगर ये पेमेंट कर देगा तो कितना होगा 1 मार्च के अंदर, मतलब 31 के अंदर 1,03,000 1,03,000। याद रखिएगा सर पॉइंट को। तो हमारा प्रोविजंस क्या कहते हैं सर? हम लोग अभी देखे प्रोविजंस कहते हैं कि इन दिस केस इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट मेड टू मिस्टर एक्स डज नॉट एक्सीड 30,000। कोई भी इंडिविजुअल पेमेंट 30,000 क्रॉस नहीं किया। However, since the aggregate amount paid to Mr. X during the previous year 2021 exceeds 1 lakh, है ना सर? ये मान दिए कि on account of the last payment of 30,000 D1 1/3/2021 taking the total from 73,000 to 1,03,000, मान लिया कि 31 के अंदर पेमेंट कर देगा जो 1 मार्च को ड्यू है, तो 73 के साथ 30,000 ऐड कर देंगे तो फिर टोटल कितना हो जाता है 1,03,000। अब टीडीएस अमाउंट आ जाएगा ना, टीडीएस प्रोविजन अंडर सेक्शन 194 आ जाएगा, बिकॉज ओवरऑल पेमेंट एनुअली 1,03,000 हो रहा है, मतलब 1 लाख को क्रॉस कर रहा है, वो अट्रैक्टेड हो जाएगा। तो टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड, कितना हो जाएगा? अभी 1% होगा कि 0.75 होगा या 2% होगा? 0.75। देखो ये यहाँ पर क्या हुआ है, एबीसी लिमिटेड मेक्स द फॉलोइंग पेमेंट्स। कंपनी कर रहा है किसको? मिस्टर एक्स को, ठीक है। तो कंपनी मेक्स द फॉलोइंग पेमेंट्स टू मिस्टर एक्स, अ कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो मिस्टर एक्स से लिया जा रहा है, इंडिविजुअल है, तो फिर इनसे अट्रैक्ट होगा 0.75, क्योंकि करेंटली 1% की जगह 0.75 हो रहा है। तो हिसाब क्या हो जाएगा, क्या कलेक्शन हो जाएगा ऑन द एंटायर अमाउंट ऑफ 1,03,000। तो 1,03,000 पे 0.75 लगाओ सर, 773.5। हाँ मतलब 773 राउंड कर लेना चाहिए, हाँ 773। तो फिर 1,03,000 पे 0.75% करके आपका 773 हो रहा है, और आपका एक ही पेमेंट अभी बाकी है ना पेमेंट करना एबीसी का, तो लास्ट पेमेंट है उसका 30,000। तो वो 30,000 एबीसी जब एक्स को पेमेंट करेगा तो 30,000 में से क्या कर लेगा, 773 को लेस कर लेगा, बाकी अमाउंट पे होगा मिस्टर एक्स को। That is 29,227 and this 773 is the TDS, कॉन्ट्रैक्टर का TDS कॉन्सेप्ट, ये 194C। बोलो सर समझ आया कि नहीं?
हाँ सर। हाँ दादा। यस सर। ठीक है, तो आपको इस तरह से टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स को समझना होगा। अब ये तो मैं टीडीएस ही करा रहा हूँ लास्ट क्लास के हिसाब से, अब एडवांस टैक्स और ये भी कुछ बाकी है, टीसीएस का भी क्वेश्चंस करवाना बाकी है, तो वो तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में ही करवा पाऊंगा, बिकॉज आज और टाइम भी ज़्यादा है नहीं। अब एडवांस टैक्स का और टीसीएस का प्रोविजंस को एक बार घर में गो थ्रू करना आप लोग, ठीक है, आप लोग एक बार प्लीज घर में गो थ्रू करना। यहाँ पर मैंने टीडीएस रिलेटेड काफी सारा क्वेश्चन यहाँ पर मैंने दिया, तो आप लोगों को मैं बस एक बार इतना बताऊंगा कि आप लोग घर में सारा का सारा क्वेश्चन को एक बार प्लीज गो थ्रू करना। ये ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर के केस में है, ठीक है, आप लोग प्लीज एक बार घर में गो थ्रू करना सारा का सारा क्वेश्चन को। जिसका आंसर दिया हुआ है एक बार आंसर के साथ देखना कि क्या चल रहा है, जिसमें आंसर नहीं है तो ट्राई करना क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। देखो ये एक क्वेश्चन है 194 DA के हिसाब से है, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजन फॉर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स अंडर सेक्शन 194 DA। मिस्टर एक्स एक रेसिडेंट है, इज ड्यू टू रिसीव 4.5 लाख ऑन 31 मार्च 2021 टुवर्ड्स द मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ LIC पॉलिसी टेकन ऑन 1/4/2018। ये इंश्योरेंस पॉलिसी का केस है, फॉर विच द सम एश्योर्ड इज 4 लाख एंड द एनुअल प्रीमियम इज 1,25,000। सम एश्योर्ड 4 लाख है और एनुअल प्रीमियम 1,25,000 का है। मिस्टर वाई रेसिडेंट इज ड्यू टू रिसीव 3,25,000। अच्छा पहले ये वाला देख लेते हैं कि मिस्टर एक्स का ये वाला केस क्या होता है। ये 194 DA का केस है, तो 194 DA हमें क्या सिखाते हैं सर, सिंस द एनुअल प्रीमियम एक्सीड्स 10% ऑफ द सम एश्योर्ड। देखो तो क्या एनुअल प्रीमियम सम एश्योर्ड से 10% से ज्यादा हो रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिसी टेकन आफ्टर 31 मार्च 2012। मैच्योरिटी प्रोसीड्स कितना है 4.5 लाख, ड्यू कब हो रहा है 31 मार्च को, and not exempt under section 10 and subsection 10D में exempt नहीं है in the hands of Mr. X. Therefore, tax required to be deducted 3.75% under section 194 DA on the amount of income comparison therein, that is 75,000. 4,50,000 being maturity proceeds and 3,75,000 being the entire amount of insurance premium paid. क्योंकि 1,25,000 करके 3 दिया ना, तो 1,25,000 करके उसने दिया है, तो इसलिए सारा का सारा। अब ये प्रोविजंस मैंने कहाँ से पढ़ा, ये आप लोगों को मैं लास्ट दिन 194 DA पढ़ा था, वही से था, ठीक है। तो चलो इसके लिए फिर से आपको 194 DA एक बार मुझे बताना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना सर कि ये कैलकुलेशन में कुछ नहीं है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हो तो कैलकुलेशन में भी समझ जाओगे। ये देखो, एनी सम अंडर ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर अमाउंट कितने से ज्यादा है सर, टीडीएस कब लगेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लाख, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ पेमेंट टू ए पेई इन ए फाइनेंशियल ईयर, any persons responsible for paying any sum under a LIP, that is life insurance premium, including the sum allocated by way of bonus। दोनों मिला के भी किससे कलेक्ट किया जाएगा, एनी रेसिडेंट से। कौन कलेक्ट करेगा, जो भी इंश्योरेंस का बिजनेस करते हैं। अमाउंट कितना है, नॉर्मली 5%, करेंटली कितना चल रहा है 3.75%। कब होगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो चलो देख लेते हैं 1 लाख से ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ पेमेंट टू ए पेई इन ए फाइनेंशियल ईयर, लुक हियर, देख लो अभी देखो सर, मिस्टर एक्स का कॉन्सेप्ट था 4.5 लाख का था, रिसीव किया उन्होंने 31 मार्च 2021 को टुवर्ड्स द मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ LIC पॉलिसी टेकन। कब किया था, 1/4/2018 को, फॉर विच द सम एश्योर्ड कितना था 4 लाख का था, एनुअल प्रीमियम भरा था 1,25,000 करके, ठीक है। 2018 से इसका प्रीमियम चल रहा है, अभी रिसीव कर रहे हैं 4.5 लाख का। पॉलिसी हुआ था 1 अप्रैल 2018 से, ठीक है, और कब खत्म हो रहा है 31 मार्च 2021 को, मतलब 18-19, 19-20, 20-21, 3 साल का है। तो प्रीमियम भरा है 1,25,000 करके, ठीक है, और सम एश्योर्ड था 4 लाख और रिसीव कर रहा है 4.5 लाख, बोनस वगैरह मिलके हो सकता है। अब पॉइंट क्या है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, सिंस एनुअल प्रीमियम एक्सीड्स 10% ऑफ द सम एश्योर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ए पॉलिसी टेकन आफ्टर 31 मार्च 2012, ये तो मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था, प्रीवियस मोस्ट प्रोबेबली ये मैंने आप लोगों को समझाया था, याद नहीं आ रहा है सर, बट मैं 2-3 क्लास पहले ही समझाया था कि अगर 31 मार्च 2012 के बाद है तो प्रीमियम एक्सीड अगर 10% से ज्यादा है तो मैच्योरिटी प्रोसीड्स कितना है 4.5 लाख है। तो ड्यू कब हो रहा है 31 मार्च 2021 को। इवन ये 10 सबसेक्शन 10D में एग्जेम्प्ट नहीं है इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। तो फिर क्योंकि एग्जेम्प्ट नहीं है, सेक्शन 10 का एक अलग ही सेक्शन एरिया है, वहां पर कुछ इंश्योरेंस वगैरह एग्जेम्प्टेड होता है, बट ये एग्जेम्प्टेड नहीं है। Therefore, tax is required to be deducted 3.75% under section 194 DA। किसमें होगा, 4.5 लाख जो रिसीव कर रहा है उससे माइनस हो जाएगा जितना प्रीमियम भर रहा है। कितना हो रहा है सर, 75,000। तो being the entire amount of insurance premium paid।
तो फिर ये 75,000 के ऊपर 3.75% चार्ज हो रहा है, और जो रिसीव्ड उसको हो रहा है वो 4.5 लाख, जो 1 लाख से ज्यादा है। लेकिन ये जो टीडीएस है वो किस पे लगेगा? टीडीएस लगेगा 4.5 लाख माइनस 3,75,000 इक्वल्स टू 75,000, उसके ऊपर 3.75%। 75,000 पे 3.75%। रीजन क्या हुआ सर? रिसिप्ट जो है, एग्रीगेट अमाउंट रिसिप्ट 1 लाख से ज्यादा है, ये 4.5 लाख है, ठीक है। और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट किस पे चार्ज हुआ? आपने देखा, जो अमाउंट का गैप है, प्रीमियम अमाउंट एंड जो पेमेंट आपको हो रहा है, दैट इज 190/40। और क्योंकि ये कोई एग्जेम्पशंस में प्रीमियम में नहीं था, इसलिए इस पे पर पूरा का पूरा टीडीएस चार्ज हो गया। अगर एग्जेम्प्टेड होता तो टीडीएस भी नहीं लगता। टीडीएस मतलब नॉर्मल टैक्स ही है, जिसमें नॉर्मल टैक्स नहीं लगेगा उसमें टीडीएस भी नहीं लग सकता। तो ये सेक्शन 10 का एक पूरा डिटेल्स एरिया है जहाँ इंश्योरेंस का चर्चा हुआ था, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया बाद में करेगा, बट आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है सर कि कैसे टीडीएस वगैरह को पढ़ना है और इसका सोल्यूशन कैसे करना है। हाँ सर, बोलो सर। मैंने यहाँ पर और भी काफी सारा क्वेश्चन दे के रखा, ठीक है। आप लोग पहले प्रोविजंस पढ़िएगा, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करना, ठीक है। पहले प्रोविजंस पढ़ना और फिर क्वेश्चंस करना, ठीक है। तब जाके देखना कि आप लोग क्वेश्चंस का जवाब भी समझ पा रहे हो और क्वेश्चन समझ मतलब कर भी पाओगे, ठीक है। तो प्लीज फर्स्ट गो थ्रू दी प्रोविजंस फर्स्ट, एक बार फिर से रिवीजन देना प्रोविजंस को, और रिवीजन देने के बाद आप ये सब जो भी क्वेश्चंस मैंने दिया विद आंसर भी देके रखा, कुछ भी आंसर नहीं है, जो नहीं है उसमें आप ट्राई करना, जिसपे आंसर है उसको एक बार प्लीज गो थ्रू करना, लेकिन फर्स्ट प्रोविजंस को अच्छे से देखना। ओके सर, बोलो। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं एडवांस टैक्स और टीसीएस का कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। और फिर रिटर्न फाइलिंग का कुछ एरिया है वो बताऊंगा, और फिर कंप्लीट सम्स करवाना है, ठीक है। और कंप्लीट सम्स करके फिर हम लोग रिवाइज करेंगे, जिन लोगों का फिर से स्टार्ट होगा एकदम बेसिक से। ओके सर, बोलो सर, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? समझ आया कि नहीं? व्हाटएवर। विशाल, नंदिनी, नील, प्रीति, ज्योति, बोलो सर, रौनक, शुभो। है सर। ओके सर, হ্যাঁ দাদা দাদা ठीक है, প্রিভিয়াস ক্লাসটা পাঠিয়ে দেবেন। ओके पार्टी देवो। एग्जैक्टली, Previous अगर class प्रीवियस क्लास किसी का मिस है तो फिर दिक्कत तो हो जाएगा सर, ठीक है। प्रीवियस क्लास कर लेना, ठीक है। हाँ, मैं भेज हाँ, दूंगा, आज ही भेज दूंगा सर, ठीक है सर। আচ্ছা ঠিক ओके আছে सर, দাদা, बाय। ओके, टाटा टाटा Bye, सर, sir. बाय बाय सर, sir. बाय सर। ओके सर, ओके दादा राखलाम। ओके।